हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए लेके आए हैं आज हम जीएसटी अमेंडमेंट फॉर दिसंबर 21 एग्जाम्स। बहुत टाइम से आपको इंतजार था अमेंडमेंट क्लासेस का, तो प्रैक्टिकली हम समझेंगे अमेंडमेंट क्यों आई है, क्या कारण है और किस तरह से हमारे एग्जाम के लिए ये रेलेवेंट है, किस तरह से इनको पढ़ना है। ये सारी बातें हम इस क्लास में करेंगे। आपके सामने इंस्टीट्यूट ने एक अपडेट निकाला है, स्टैट्यूटरी अपडेट्स फॉर नवंबर 2021। तो आपको जो अमेंडमेंट पढ़नी है दोस्तों, जिन्होंने पहले भी तैयारी की होगी आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको डेट्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 1 नवंबर से 30/4/2021 की अमेंडमेंट यहाँ पे कवर की है इंस्टीट्यूट ने इस अपडेट में। अगर उसने किसी स्टूडेंट ने पहले क्लास ली होंगी तो उसको पहले की अमेंडमेंट भी कवर करनी पड़ेगी। तो 1/11 से 30/4 तक की सारी अमेंडमेंट यहाँ पे कवर इस क्लास में होगी। मैंने बड़ा प्रेजेंटेबल वे में अमेंडमेंट को बनाने की कोशिश की है। इंस्टीट्यूट ने 37 पेजेस के अंदर इस अमेंडमेंट को कवर किया है और उसके अलावा कुछ अमेंडमेंट और भी है जो पहले की ड्यू थी हमारी, क्योंकि पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं आया था, तो वो एक्ट की अमेंडमेंट है, वो भी या कोई ड्राफ्टिंग मिस्टेक थी हमारी, वो भी कवर की गई थी। बट वो इसमें कवर नहीं है, जो इंस्टीट्यूट का ये जो दिया हुआ है आपके सामने, वो अलग से मॉड्यूल के पीछे कवर थी, उसको भी मैंने अपनी क्लास में कवर किया है। तो सारी की सारी अमेंडमेंट को मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा। टोटल आपके 2 लेक्चर रहेंगे अमेंडमेंट के। पहला लेक्चर ये वाला रहेगा, इसके बाद एक लेक्चर और रहेगा जहां पे मैं मेजर अमेंडमेंट रिटर्न्स में आई है उसको कवर करूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीए, इंटर सीए, सीएमए, सीएस, सबके लिए ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेंडमेंट में से 5-10 नंबर का पेपर अक्सर पूछा जाता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों ये बताता हूं कि ये अमेंडमेंट क्यों आती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज अमेंडमेंट। लॉ जो है वो चेंजिंग मोड में रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ लॉ में चेंज आते रहते हैं, समय समय के हिसाब से सिनेरियो चेंज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको मेन मेन रीजन बता रहा हूं और लॉ को समझा रहा हूं कि ये हमारे पास जो अमेंडमेंट है जीएसटी की, उसके खास कारण क्या थे। सबसे पहला जो कारण है वो जीएसटी में जो अमेंडमेंट आई है, टू प्रिवेंट फ्रॉड। जीएसटी लॉ आने के बाद बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रॉड पिक्चर में आए। अलग अलग तरह के फ्रॉड, अलग अलग तरह के मिस ट्रीटमेंट और इश्यूज गवर्नमेंट को नजर आए। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ने लॉ में करे हैं। मैं बात करूंगा एक फ्रॉड वर्ड पे, बहुत सारे चेंजेस हैं और बहुत सारे कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस लॉ मेकर ने करे हैं। मैं फ्रॉड वर्ड पे अलग से कुछ टाइम लगाऊंगा आपको और समझाऊंगा कि कैसे फ्रॉड को गवर्नमेंट ने प्रिवेंट करने के लिए यहां पे अमेंडमेंट लेके आई है। दूसरा वर्ड है टू करेक्ट ड्राफ्टिंग एरर्स। हमारे लॉ में कुछ ड्राफ्टिंग मिस्टेक थी। ड्राफ्टिंग मिस्टेक मतलब कोई अक्षर लिखने से रह गया, बट लॉ की इंटेंशन थी उसको कवर करना। कोई ड्राफ्टिंग एरर ऐसा भी था कि भाई उसका कुछ मतलब तो कुछ और निकल रहा था, बट गवर्नमेंट कहना कुछ और चाह रही थी। और अक्सर ये ड्राफ्टिंग एरर जो होती हैं, वो जो चेंजेस होते हैं ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से लाए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब 2017 में लॉ बनाया तो गवर्नमेंट का मतलब वही था, ड्राफ्टिंग एरर के बाद भी गवर्नमेंट का मतलब वही था जो वो कहना चाहती है। बट लॉ ने कहा कि ये हम गलती से, ये ड्राफ्टिंग हो गई थी हमारे से, लॉ में कुछ मिस्टेक हो गई थी वर्ड्स की, तो उस वर्ड्स को ठीक करने के लिए हमने आज कर दिया ठीक, बट उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट 2017 से ही माना जाएगा। ड्राफ्टिंग एरर को भी हम समझेंगे। कुछ नए प्रोविजन लाए गए फॉर ईज ऑफ बीइंग डूइंग बिजनेस। बिजनेस को आसान बनाने के लिए बिजनेसमैन ने बड़े अप्रोच किया गवर्नमेंट को कि आपका जो ये लॉ है ना सर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस लॉ में कंप्लाइंस भरे हुए हैं, हम परेशान आ गए हैं जीएसटी की लॉ से। हमारे को अपने बिजनेस को आसान बनाने के लिए
कुछ बेनिफिट लॉ में दिया जाए। तो रिटर्न्स में काफी मेजर चेंजेस आए हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि वो ईज ऑफ बिजनेस के लिए किए गए हैं चेंजेस। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को, ऑफिसर्स के बर्डन को कम करने के लिए कुछ चेंजेस लाए गए। ऑफिसर के जब जाते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में तो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, या कल आना परसों आना, उनके पास इतना काम होता है, इतनी फाइलें पेंडिंग होती हैं कि वो काम ठीक से कर नहीं पाते हैं और आगे काम और पेंडिंग हो जाता है, पाइल अप हो जाता है। तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को या उनके जो टाइमलाइन थी उसको चेंज करने के लिए कुछ प्रोविजन में चेंज किया गया है। और कुछ ऐसे चेंज हैं जो अदर चेंज हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज है, जो कुछ चेंज की वजह से कहीं और उसका इंपैक्ट पड़ रहा था, वहां भी कुछ चेंज किए गए। ये मैंने आपको एक ब्रॉड कैटेगरी दी है कि कहां कहां पे लॉ मेकर चेंज लेकर आए। अब मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, डिटेल में बात करूंगा एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले मैं आता हूं ड्राफ्टिंग एरर पर। ड्राफ्टिंग एरर लॉ मेकर से कहां कहां पे हुई, मैं आपको समझाता हूं। ये सारी चेंजेस जो हैं ये आपको अपडेट में नहीं मिलेंगे, जो आपके इंस्टीट्यूट की अपडेट है यहां नहीं मिलेंगे। मैंने इसको पूरा स्टडी करके, थ्रोली रिसर्च करके, जो अमेंडमेंट है सारी के सारी, चाहे वो एक्ट में हो, चाहे वो सर्कुलर में हो, चाहे वो नोटिफिकेशन से हो, सारी अमेंडमेंट मैंने यहाँ पे कवर की है। ड्राफ्टिंग एरर सप्लाई चैप्टर आपने याद पढ़ा हुआ अच्छे से। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो अभी क्लास ले रहे हैं दिसंबर 21 के लिए, इनकी क्लास कहीं भी चल रही है, पहले वो क्लास अपनी पूरी कर लें, उसके बाद ये अमेंडमेंट क्लास देखें। क्योंकि अगर आपने क्लास पूरी कही नहीं और आप अमेंडमेंट देख रहे हैं तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि आग में हाथ डालने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि जब आपको पुराना लॉ ही नहीं पता तो अमेंडमेंट समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। तो अगर आपकी रिवीजन पूरी हो चुकी है, आप पहले क्लास ले चुके हैं, कहीं से भी ले चुके हैं, आपने सेल्फ स्टडी की होगी, तो पहले आप रिवाइज करो, उसके बाद अमेंडमेंट करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सप्लाई चैप्टर में शेड्यूल 2 था, पैरा 4, जिसका नाम रखा था दादी माँ। पैरा 4 या शेड्यूल 2 में बात लिखी थी कि शेड्यूल 2 काम करता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस को क्लासिफाई करने का काम करता है। इस पैरा 4 में एक बात लिखी थी, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेदर और नॉट फॉर कंसीडरेशन। दोबारा से आप रिवाइज करना, जाके अपनी क्लास को ओपन करना और उसमें देखना कि शेड्यूल 2 में ये बात लिखी थी कि अगर आप बिजनेस ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो बिजनेस असेट्स जो आपने ट्रांसफर करी, चाहे आपने कंसीडरेशन लिया हो या ना लिया हो, उसको हम क्या मान लेंगे, गुड्स मान लेंगे। तो यहां पे जो वर्ड था वेदर और नॉट कंसीडरेशन, ये एक ड्राफ्टिंग एरर थी। यहां पे ड्राफ्टिंग का इशू था, ड्राफ्टिंग का चैलेंज था, जिसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक चेंज प्रपोज किया कि भाई ये वर्ड हमारे को दिक्कत दे रहा है, ये वर्ड कॉन्फ्लिक्टिंग है, इस वक्त से इस वर्ड से कन्फ्लिक्शन हो रही है हमारे लॉ में। मैं बता आपको एग्जांपल देता हूं मैं, देखो जी, एग्जांपल समझते हैं। ये एक बंदा है, उसकी बाइक है, उस बंदे ने अपनी बाइक डोनेट कर दी या डिस्पोज ऑफ कर दी विदाउट कंसीडरेशन। विदाउट कंसीडरेशन, आपको याद होगा विदाउट कंसीडरेशन कोई चीज होती है तो वो शेड्यूल 1 में आती है। आपको याद होगा पैरा 1, एनीथिंग एनी बिजनेस असेट डिस्पोज ऑफ वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड विदाउट कंसीडरेशन इज डीम्ड सप्लाई। तो वहां पे एक वर्ड था, आईटीसी अवेल्ड किया हो और आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया विदाउट कंसीडरेशन, तो ही उसको हम शेड्यूल 1 में लेकर आएंगे। आईटीसी अवेल होना चाहिए उस बात पे। अब आपको एक्सपर्ट लेवल पे इंटरलिंकिंग कराता हूं मैं। बाइक जो है, बाइक क्या होती है, मोटर कार, मोटर व्हीकल की डेफिनेशन अगर आपने याद है, आपको याद है, पढ़ी होगी आपने, मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में वो वाली सारी कार आती है या बाइक आती है जिसपे मोटर लगी होती है। अब बाइक पे मोटर लगी हुई है, 35 सीसी की ऊपर की मोटर लगी हुई है, तो बाइक को मोटर व्हीकल मानते हैं। और बाइक मोटर व्हीकल है तो सेक्शन 17(5) में इसको ब्लॉक किया गया है। और 17(5) में इसको ब्लॉक किया गया है तो क्या हमने इसका आईटीसी अवेल किया होगा? इसका आईटीसी हमने अवेल नहीं किया होगा। जब हमने इसका आईटीसी अवेल ही नहीं किया तो शेड्यूल 1 की बात पूरी नहीं हो रही। शेड्यूल 1 कहते हैं जी आपने वो असेट डिस्पोज ऑफ करी है जिसका आपने आईटीसी लिया हुआ है। आपने बाइक का आईटीसी नहीं लिया हुआ और आपने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो ये शेड्यूल 1 में तो सप्लाई नहीं बन रही, शेड्यूल 1 में तो सप्लाई नहीं बन रही।
बट शेड्यूल 2 अगर हम पढ़ते हैं, शेड्यूल 2 कुछ और बात कह रहा है। ये कह रहा है जी अगर आपने कोई बिजनेस एसेट ट्रांसफर करी है, सप्लाई करी है और आपने कंसिडरेशन हो या ना हो तो भी उसको हम क्या मान लेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे। तो शेड्यूल 1 कुछ और बात कह रहा है, शेड्यूल 2 कुछ और बात कह रहा है। हालांकि लॉ मेकर की इसी इंटेंशन नहीं थी कि हम दोनों शेड्यूल को आपस में लड़वा दें, ये इंटेंशन लॉ मेकर की नहीं थी, बट लॉ मेकर से ड्राफ्टिंग में एरर हो गई, लिखने में गलती हो गई। लॉ मेकर ने कहा कि इस वर्ड को हम रेट्रोस्पेक्टिव काट रहे हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस वर्ड को हम रेट्रोस्पेक्टिवली काट रहे हैं, मतलब ये मान रहे हैं कि 2017 में जब लॉ आया तो ये वर्ड शेड्यूल 2 में नहीं लिखा था। इस वर्ड की वजह से शेड्यूल 2 में दिक्कत ये आ रही है कि बाइक या मोटर व्हीकल को अगर हम डोनेट कर रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और कंसिडरेशन नहीं भी ले रहे तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जा रहा है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जा रहा है। जबकि शेड्यूल 1 कहता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बनेगा क्योंकि उसके साथ हमने आईटीसी नहीं लिया, इसका आईटीसी ब्लॉक्ड है। तो स्कोप शेड्यूल 2 का स्कोप यहां पे कम कर दिया गया है। इस वर्ड को हटा के शेड्यूल 2 का स्कोप कम कर दिया है और वापस शेड्यूल 1 को अहमियत दी गई है, इसीलिए इस वर्ड को हटाया गया। प्रैक्टिकल चैलेंज था हमारे सामने, एक एक वर्ड, एक एक कोमा, डॉट की जो चेंज आते हैं उस हर वर्ड की कहीं ना कहीं कोई लॉजिक पीछे छुपा हुआ होता है। वही हमारा हम कोशिश करते हैं कि आपको वो समझाएं। तो ये अमेंडमेंट थी सप्लाई को लेकर। सप्लाई चैप्टर में और कोई अमेंडमेंट नहीं है दोस्तों, और हालांकि पूरे लॉ में भी ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, तो ये छोटी सी अमेंडमेंट है। इसके अलावा सप्लाई चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है। उसमें जो आपने पहले पढ़ा है हमारी क्लासेस के अंदर या कहीं और से आपने क्लासेस ली होंगी, तो जो आपने पढ़ा है वो सब कुछ ऑलरेडी अमेंडेड है। इस छोटे से चेंज के अलावा सब कुछ आपका पहले कवर हो चुका है। आगे चलते हैं, कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी में भी ड्राफ्टिंग का इशू आया सामने। ड्राफ्टिंग का इशू क्या आया, आपको याद होगा, मेरी एक स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको, अमित शाह जी की और मोदी जी की स्टोरी सुनाई थी मैंने कंपोजिशन वाले चैप्टर में। वहां पे हमने एक स्टोरी कवर करी थी कि इंटर स्टेट बिल्कुल बाहर चले जाओ रूम से, लेवी बिल्कुल नॉन लेवी बिल्कुल बाहर चले जाओ रूम से, ई कॉमर्स से काम कर रहे हैं बिल्कुल बाहर चले जाओ रूम से। हमने कहा नफरत है आपसे, खास जो नॉन लेवी वाले काम कर रहे हैं, जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, जो ई कॉमर्स से काम कर रहे हैं, प्लीज आप गेट से बाहर चले जाओ। आपको याद होगा मैंने ये स्टोरी आपको सुनाई थी। वहां पे ड्राफ्टिंग एरर क्या थी, वहां पे सब जगह गुड्स 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 के बारे में लिखा हुआ था, सर्विस के बारे में सर्विस वाली लाइन ऐड नहीं की हुई थी लॉ ने, और ये ड्राफ्टिंग एरर थी। इस ड्राफ्टिंग एरर को गवर्नमेंट ने समझा और ठीक किया कि भाई चाहे नॉन लेवी सर्विस की हो, चाहे नॉन इंटरस्टेट सर्विस की हो, चाहे ई कॉमर्स सर्विस का हो, इन सबको अगर ये करते हैं काम तो इनको कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी। तो छोटी सी ये ड्राफ्टिंग एरर गवर्नमेंट ने ठीक करी। हालांकि हमारी अंडरस्टैंडिंग शुरू से ही क्लियर थी जो हमने क्लास करी, बट इस ड्राफ्टिंग एरर को ठीक किया गया और यहाँ पे सर्विस वर्ड ऐड कर दिया गया। कंपोजिशन लेवी में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इस एक वर्ड को ऐड किया गया है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके एग्जाम के लिए चेंजेस बहुत ही कम है। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक वर्ड, इस चैप्टर में सिर्फ एक ये सेंटेंस कह रहा हूं मैं क्योंकि वर्ड नहीं है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। अब मैं बात करता हूं कुछ और अमेंडमेंट की। एक चैप्टर है हमारा पेमेंट का, ये अमेंडमेंट पेमेंट से लिंक है और ये अमेंडमेंट कहीं ना कहीं फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए लाई गई। दोबारा बोल रहा हूं, फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए लाई गई, पेमेंट चैप्टर से लिंक है। कुछ लोग इसको आईटीसी से लिंक करते हैं, कुछ लोग इसको आईटीसी चैप्टर से लिंक करते हैं, बट इसका जो लिंक है ना दोस्तों, ये पेमेंट चैप्टर से लिंक है। एक रूल इंसर्ट किया गया, रूल 86B। रूल 86B इंसर्ट किया हमारे लॉ में। आपको रूल याद नहीं करने हैं, सेक्शन ज्यादा याद नहीं करने हैं, जो काम के सेक्शन है वो आपको बता दिए थे मैंने क्लास में, वो याद करने हैं। ज्यादा रटाफिकेशन लगाने में ध्यान नहीं देना। एक रूल इंसर्ट किया गया, इसके लिए मुझे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनानी पड़ेगी। स्टोरी से आपको पिक्चर क्लियर होगी कि जीएसटी में फ्रॉड कैसे चल रहा है। फ्रॉड आपको करना नहीं सिखा रहा मैं, फ्रॉड कैसे हो रहा है मैं आपको ये सिखाता हूं।
मिस्टर ए हैं, इनका फ्रॉड करने का मन है। ये कोविड के बाद खाली हो गए हैं, अब चाहते हैं मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है और मुझे शॉर्टकट में पैसा कमाना है, शॉर्टकट में। मिस्टर ई की फ्रॉड करने की इंटेंशन है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि चलो आके हम तीनों मिलके फ्रॉड करते हैं, जीएसटी में तीनों मिलके फ्रॉड करते हैं, बट फ्रॉड इस तरह से करेंगे कि हम पकड़े भी ना जाएं। फ्रॉड करेंगे भी और ये भी नहीं पता लगेगा फ्रॉड हो गया। इसके लिए मैंने आपको दोबारा बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज तभी आप ले पाओगे जब आपने रिवाइज किया होगा, तो रिवाइज करोगे ज्यादा मजा आएगा आपको। मिस्टर ए ने क्या करा दोस्तों, मिस्टर ए ने 100 करोड़ की सेल 100 करोड़ की सेल अपनी जीएसटीआर1 में दिखा दी। एक जीएसटी नंबर लिया, फेक जीएसटी नंबर लिया, बिना बिजनेस के जीएसटी नंबर ले लिया, ले सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीएसटी नंबर ले लिया इसने, और जीएसटी नंबर लेने के बाद इसने क्या करा, एक फेक फर्म खोल ली किसी रिक्शा वाले के नाम से, रिक्शा वाले के नाम से। एक बार मैं जीएसटी ऑफिस गया एक किसी काम से, तो मुझे किसी केस के सिलसिले में गया था, मुझे ऑफिसर ने बताया कि एक प्रोप्राइटर है, उसने 100 करोड़ की टर्नओवर कर दी, 100 करोड़ की। और बाद में पता लगा कि वो तो रिक्शे वाला है यार, जो ओनर है ना वो रिक्शे वाला, रिक्शा चलाता है वो। तो हाउ कैन यू रिक्शा वाला मेक टर्नओवर ऑफ 100 करोड़, 100 करोड़। तो उस पर छापा पड़ा और उसको बाद में अरेस्ट कर लिया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि लोग ऐसा कर रहे हैं, रिक्शा वाले के नाम पे इन्होंने ये जीएसटी नंबर ले लिया। अब बात आ गई सर उसका आधार वेरीफाई कराया नहीं करा होगा। पहले आधार वेरीफाई नहीं होता था, बिना आधार वेरिफिकेशन के, बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के रिक्शा वाले का डॉक्यूमेंट लेके, पेन नंबर लेके उसने जीएसटी नंबर ले लिया, फर्म खोल ली। इस मिस्टर ए ने जीएसटीआर1 शो करा अपना 100 करोड़ रुपए से, और अपनी 3B फाइल नहीं करी। दोबारा बोल रहा हूं, अपनी 3B फाइल नहीं करी। आपको याद होगा जीएसटीआर1 होती थी आउटवर्ड सप्लाई के लिए, और जीएसटी 3B होती थी टैक्स पेमेंट के लिए। ये मोटा मोटा बता रहा हूं, मोटा मोटा, बाकी डिटेल में तो आप पढ़ोगे। 3B होती थी टैक्स पेमेंट के लिए। मैं कह रहा हूं जी मेरी आउटवर्ड सप्लाई तो है, बट मैं टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा। मैं सेल तो कर रहा हूं बट मैं टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा, चाहे भले ही मैंने टैक्स आईटीसी से टैक्स पे करना आईटीसी से, पर मैं वो भी नहीं कर रहा। तो इसने अपना 1 फाइल करके क्रेडिट पास कर दिया मिस्टर बी को, मिस्टर बी को पास कर दिया। और मिस्टर बी के 2A या 2B, आजकल 2B चल रहा है, बताऊंगा मैं आपको 2B और 2B में क्या डिफरेंस होता है। तो 2A और 2B के अंदर ये सारा आईटीसी शो हो गया, क्योंकि उसकी सेल, मिस्टर ए की सेल बी के लिए क्या है, परचेज है, और उसके 2A में आ गई। तो यहां पे मिस्टर ए ने क्या गेम खेली, अपना 3B फाइल नहीं करा, इसका मतलब टैक्स की पेमेंट नहीं करी, बस वो सेल काटे जा रहा है, सेल काटे ताकि वो आईटीसी पास ऑन कर दे मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने क्या करा, अपने 2A का जो टैक्स आया उसका 3B फाइल करके मिस्टर सी को बिल इशू कर दिए, और अपनी दोनों रिटर्न फाइल कर दी, जीएसटीआर1 भी फाइल कर दी और 3B फाइल कर दी। क्योंकि बी क्या करेगा, बी तो 3B फाइल कर सकता है, क्योंकि वो जो पेमेंट करेगा, जो मिस्टर बी पेमेंट करेगा आउटवर्ड सप्लाई की, आउटपुट टैक्स की, वो कैसे करेगा, 3B के आईटीसी से पेमेंट कर लेगा। जो उसके 2A में आईटीसी आया है वहां से वो अपनी टैक्स की पेमेंट कर लेगा। हालांकि जो ये 2A में आईटीसी आई है फेक आईटीसी है, बट इसकी पेमेंट ये कर लेगा। ऐसे ही मिस्टर सी ने, इसके 2A में आया, इसने आगे पेमेंट कंज्यूमर को माल भेज दिया और अपनी सेल बुक कर ली। तो ये पूरी चेन चलती है। मिस्टर ए ने क्या करा, बिना आईटीसी के, बिना 3B फाइल करे अपनी जीएसटीआर1 फाइल कर दी। गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहा है, ये बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहा है, ये इस फ्रॉड को रोकना बहुत जरूरी है। और इसको रोका कैसे जाए, क्या करा जाए, ऐसा कैसा कौन सा रूल बनाया जाए कि ये फ्रॉड रुक जाए। लॉ मेकर ने क्या करा दोस्तों, लॉ मेकर ने एक नया रूल इंसर्ट किया, एक नया रूल इंसर्ट किया, और उस रूल का नाम आपके सामने है, ये है रूल 86B। गवर्नमेंट ने बोला कि हर बंदे को आईटीसी लेने से पहले
ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश पेमेंट करनी पड़ेगी 1%, एटलीस्ट 1% की कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा। मतलब जो ये मिस्टर बी है, मिस्टर बी को जब इसने आईटीसी लिया है, तो आईटीसी जो लिया है इसने, इसको 1% कम से कम कैश देना पड़ेगा, तभी ये आगे रिटर्न फाइल करेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो आगे जाके इसका जीएसटी नंबर कैंसिल कर देंगे, सस्पेंड भी कर सकते हैं, और आगे जाके इसको हम शोकॉज नोटिस दे देंगे और इसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। अब आप समझो कि जो 100 करोड़ रुपए की जीएसटी है, मान लो इस पे, मान लो जूम कर लो, इस पे 18 करोड़ रुपए जीएसटी यहां से यहां पास हो गया। अब 18 करोड़ रुपए, मान लो 18 करोड़ रुपए जो आईटीसी लेगा, ये गवर्नमेंट कह रही है 18 करोड़ रुपए का आईटीसी आप पूरा नहीं ले सकते, आपको 1% ऑफ आउटपुट टैक्स जीएसटी पे करना पड़ेगा कैश में। कैश मतलब बैंक से पे आपको ये करना पड़ेगा। अब इन लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो गई, मिस्टर बी को, मिस्टर सी को, क्योंकि मिस्टर ए तो वैसे ही फ्रॉड है, महा फ्रॉड है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो पहला नंबर का चैन है। मिस्टर बी और सी को दिक्कत होनी शुरू हो गई। मिस्टर बी और सी को पहले जब ये सारा का सारा पेमेंट 100% पेमेंट फेक आईटीसी से कर रहे थे, अब ये 1% कैश देने पे मजबूर हो गए। 1% कैश देने पे मजबूर हो गए। आप सोचोगे सर कि अगर ये 1% कैश दे देंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, इनको तो वैसे भी प्रॉफिट है, बट 1% देने पे भी इनकी नानी याद आ जाती है। 1% देने पे भी, क्योंकि इनका मार्जिन ही इन लोगों का 1% होता है, अगर ये अपना मार्जिन ही लुटा देंगे गवर्नमेंट को तो इनको फायदा नहीं होगा, ये फर्म नहीं चला पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने 1% का रूल निकाला और बोला कि आपको एटलीस्ट 1% कैश पेमेंट करनी है, 100% आईटीसी का यूज आप नहीं करोगे। सर अब गवर्नमेंट को पता कैसे लगेगा कि कौन से बंदे फ्रॉड वाले हैं, कौन से बंदे जेन्युइन हैं? हो सकता है मे बी समटाइम्स कुछ जेन्युइन लोग हो जिन्होंने अपना स्टॉक खरीदा हो बहुत सारा, और जिन्होंने अपना हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो, तो उसका बहुत सारा आईटीसी पड़ा होगा, तो क्या वो अपना आईटीसी को यूज नहीं कर सकता? क्या उसको हर बार 1% देना पड़ेगा? ये तो बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज है। मेरी पार्टनर का मुझे कॉल आया, वो कहती है कि राहुल, एक जनरल स्टोर है, मेरा क्लाइंट है, उसका तो हर वक्त स्टॉक पड़ा रहता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि वो जनरल स्टोर है, उसका तो गुड्स आता है और वो कंपाइल होता रहता है, होता रहता है, और सेल बहुत कम होती है, तो उसका तो स्टॉक इतना होता है, और स्टॉक इतना होने की वजह से उसका हर बार पेमेंट कैश में हो रही होती है, सॉरी आईटीसी से हो रही होती है पेमेंट। तो आईटीसी से पेमेंट करना कोई जुर्म है, कोई पाप है? नहीं, पाप नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं है। अच्छा, किसी बंदे ने हैवी मशीनरी खरीदी है, तो आपको पता होगा कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी हम पूरा का पूरा उस साल में ले सकते हैं जिस साल हमने खरीदी है, तो आईटीसी से हम सारा पे कर सकते हैं अगर जेन्युइन बायर है तो, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने ये बात समझी कि जेन्युइन लोगों को क्यों कष्ट दिया जाए, इन फ्रॉड वाले लोगों के चक्कर में, तो जेन्युइन लोग हैं उनको क्यों कष्ट दिया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शन डाली, लॉ में कुछ डाली एक्सेप्शन, कि कुछ लोगों को हम छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को ये 1% कैश वाला रूल फॉलो नहीं करना। पहला है, अगर किसी की टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख या उससे कम है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, टैक्सेबल सप्लाई, नॉट एग्जम्प्ट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई अगर 50 लाख या उससे कम है, कब? एक मंथ में, पर मंथ, इन अ मंथ। अगर कम है तो हम उस बंदे को ये वाला 1% का रूल नहीं लगाएंगे। मतलब ये जो बंदे होते हैं, बड़े बड़े बंदे, ये लाखों रुपए में ऐसी ट्रांजेक्शन करते हैं, छोटी मोटी ट्रांजेक्शन ये नहीं करते। अगर ये बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही है तो हमें डाउट होएगा तो हम 1% का आपकी 1% की कंडीशन लगा देंगे आपके ऊपर, बट छोटे लोगों पे ये कंडीशन नहीं लगाई जाएगी। पहला तो हो गया ये वाला। दूसरा हो गया, अगर गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट है, पीएसयू है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनको भी हम ट्रस्ट करते हैं, दीज आर ट्रस्टवर्दी पीपल, इनके ऊपर भी 1% की क्लॉज नहीं लगाएंगे, चाहे भले ही इनकी टर्नओवर 10 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, इन लोगों के ऊपर 1% का क्लॉज नहीं लगाएंगे। ये आईटीसी कितना मर्जी लें, उसमें कोई चैलेंज हमारे को नहीं है। जो ये हो गया दूसरा, गवर्नमेंट एंड पीएसयू, बेसिकली गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पीपल हैं उनको यहां छोड़ा गया है। उसके बाद है ट्रस्टवर्दी पीपल। कुछ ट्रस्टवर्दी पीपल होते हैं। अच्छा, ये जो लोग होते हैं, ये जो लोग होते हैं,
ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते। जो ये फ्रॉडी लोग होते हैं ये जीएसटी रिटर्न तो फाइल करते हैं, बट ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते। मतलब ये एंट्री वेंट्री करके भाग जाते हैं और बाद में रिक्शा वाले को पकड़ते हैं, गवर्नमेंट की रिक्शा वाला तू आ जा, तेरे को ये तूने नंबर किसको दिया था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आधार वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन को मैंडेटरी किया है, ताकि लोग फेक आईडी से जीएसटी नंबर ना लें। गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ ट्रस्टवर्दी पीपल हैं, उनको तो इस क्लोज में नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करा है, किसी बंदे ने अगर 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करा है, तो गवर्नमेंट ने बोला उस बंदे पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उस बंदे पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको हम छोड़ देंगे। अगर किसी बंदे ने रिफंड क्लेम करा है जीएसटी में, तो उसका पूरा असेसमेंट हुआ होगा, पूरी चेकिंग हुई होगी बाय अ प्रॉपर ऑफिसर, तो उसको भी हम छोड़ देंगे, उसको भी हम इस क्लोज में नहीं डालेंगे। उसके अलावा अगर किसी बंदे ने कम्युलेटिव मतलब पूरे साल में, अभी तक पूरे साल में 1% टैक्स दे दिया कैश में, पूरे साल में पीछे के साल के मतलब इस साल अप टू दिस मंथ अगर किसी ने 1% टैक्स दे दिया कैश में, तो मान लेंगे कम्युलेटिव वो बंदा टैक्स पे कर रहा है कुछ ना कुछ, हर महीने उसको 1% नहीं देना। तो कुछ लोगों के लिए मतलब वही बात है कि सब लोग खराब नहीं है, पांचों उंगली किसी नहीं है। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन निकाला और बोला कि कुछ लोगों के लिए हम स्पेशली छूट दे रहे हैं कि इनको ये 1% वाली कंडीशन फॉलो नहीं करनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है दोस्तों आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 86B इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है, आप इसको लिख लो। एग्जाम जैसे मैं लिखवाता हूं, एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको समझाता हूं, जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको इस प्रोविजन को यहां से पढ़वाता हूं, इस नोट से। ये नोट्स मैंने बड़े शॉर्ट में क्रिस्प बनाए हैं ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना है। ओनली 20 पेज होंगे इसके अंदर टोटल जो आपको यहाँ पे करने हैं। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है लॉ को, अमेंडमेंट्स को। अमेंडमेंट कवर है यहाँ पे इस डेट से लेके इस डेट तक। तो पहली जो कंडीशन है उसको हम एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से हमें ज्यादा चीज समझ में आती है। तो आप इसको रीडिंग कर लेना, रीडिंग मैं नहीं कर रहा हूं। रिस्ट्रिक्शन लगाई है नए रूल के अंदर, और रिस्ट्रिक्शन को मैंने ऐसे भी लिखा है 99% टैक्स देना है आपको, या इसको आप ऐसे कह सकते हो कि 1% कैश देना है, बात एक ही है। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने बोला 1% कैश पेमेंट करना मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जाम्ड एंड जीरो रेट सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई और एग्जाम सप्लाई को छोड़ के अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई एक 50 लाख से ऊपर है, तो ही आपके ऊपर ये प्रोविजन लगेगा, अदरवाइज ये प्रोविजन नहीं लगेगा। और ये जो 50 लाख है ये मंथ का देखना है, इन अ मंथ देखना है, ये बात आप ध्यान खास रख लेना। मैं आपको एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर कराता हूं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लैरिटी होने वाली है। A total value of interest rate supply of Ram Sons for the month is 100 lakhs। मतलब ये लिमिट क्रॉस कर चुका है, इस रूल की लिमिट क्रॉस कर चुका है। टैक्सेबल सप्लाई 18% की है, टोटल आउटपुट टैक्स है 18 लाख रुपीस, और क्रेडिट लेजर में पड़ा है 20 लाख रुपीस। तो 18 लाख रुपए इसको देना है टैक्स, 20 लाख रुपए आईटीसी पड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं जी आउटपुट टैक्स इसका कितना है, आउटपुट टैक्स 18 लाख है, और आईटीसी अगर ये नॉर्मल बंदा होता, जेन्युइन बंदा होता, तो हम क्या करते, हम सिंपल सिंपल 18 लाख रुपए इसको आईटीसी दे के आ जाते, और इसकी नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी आती, नेट टैक्स लायबिलिटी इसकी आ जाती 0। बट हालांकि इस रूल में ये फंस गया है, फंस गया है। अब मुझे नहीं पता ये बंदा जेन्युइन है या फ्रॉड है, बट ये बंदा फंस गया है इस रूल के अंदर। अगर ये फंस गया है इस रूल के अंदर क्योंकि इसने लिमिट क्रॉस कर दी है, और ना तो ये गवर्नमेंट है, ना तो ये गवर्नमेंट है, ना ये पीएसयू है, ना तो ऐसा लग रहा कि इसने कम्युलेटिव टैक्स दिया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें एग्जाम में नहीं दी है। एग्जाम में नहीं दी है तो आप अज्यूम करोगे कि वो शर्तें पूरी नहीं हो रही है, और एग्जामिनर आपको लिख के देगा नोट कि बाकी शर्तें ये पूरी कर रहा है, बाकी शर्तें पूरी नहीं कर रहा, तभी आपको ऐसा आंसर देना है। तो नेट लायबिलिटी हम 0 करके आ जाते अगर हमने ये अमेंडमेंट नहीं पढ़ी होती। तो ये
आपका आंसर गलत हो जाता। अब मैं आपको देता हूं सही आंसर। सही आंसर क्या बनेगा? आउटपुट टैक्स 18 लाख, 18 लैक्स। ठीक है जी। आईटीसी जो आप लोगे, आईटीसी आप लोगे, उससे पहले आपको देखना है कि आपकी कैश पेमेंट यानी कि कैश लेजर से पेमेंट होनी चाहिए मिनिमम। कितनी होनी चाहिए? 18%। 18 लाख का 1%, मिनिमम 1% आपको, जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसका मिनिमम 1% आपको कैश में देना है। तो कितना आएगा जी? 1% कितना आएगा आपका? ये आपका आ जाएगा दोस्तों 18,000 रुपए। 18,000 रुपए तो आपको मिनिमम से मिनिमम, और आपको 18,000 रुपए तो आपको कैश में देना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो बैलेंस बचेगा आपका 18 माइनस 18 लाख। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। 18 माइनस 18 लाख, ये आपका आ जाएगा 7.82 लैक्स। इतना आप, फिर आपका जो नेट लायबिलिटी है वो जीरो। बेसिकली आपको जो 18,000 है, इतना आपको मिनिमम कैश में देना पड़ेगा। तो ये आंसर दिया है हमने। आईटीसी हम यूज कर सकते हैं 17,82,000, और जो 1% 18,000 रुपए हमारे को कैश में देना है। तो इस तरह से आपको अमेंडमेंट का इफेक्ट लेना है। पहले आपको शर्तें ध्यान रखनी है, ये नहीं कि अंधाधुंध आपने क्वेश्चन करते चले जाओ, 1% देते चले जाओ। पहले आपको शर्तें ध्यान रखनी है। शर्तें क्या है? 50 लाख इन अ मंथ से ज्यादा एक्सीड हो रहा हो, वो पीएससी ना हो, गवर्नमेंट ना हो, उसने कोई 2 साल में, पिछले 2 साल में इनकम टैक्स, पिछले 2 साल में इनकम टैक्स अगर पे नहीं करा हो। अब इसको मैं आपको कराता हूं क्या एक्सेप्शन है, एक बार इसको रब कर देता हूं मैं। ये एक्सेप्शन बहुत जरूरी है। हो सकता है एमसीक्यू में आपसे ये एक्सेप्शन ही पूछ ली जाए कि व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। तो क्या रूल है कि आपने 1 लाख इनकम टैक्स पे किया हो ईच ऑफ 2 फाइनेंशियल ईयर। ईच लिखा है वर्ड। पिछले 2 सालों में आपने ईमानदारी से इनकम टैक्स पे किया, मतलब आप ईमानदार आदमी हो, आप इनकम टैक्स भी भरते हो और आप जीएसटी भी भरते हो, आप कोई फ्रॉड वाला काम नहीं कर रहे। हमारा ये रूल लाने का पर्पज यही है, उन लोगों को पकड़ना जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो अपनी आईटी वाईटी फाइल नहीं करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, उनको पकड़ने का हमारा पर्पज था। आपने रिफंड ले लिया है 1 लाख से ऊपर का, तो भी हम सोचेंगे कि हाँ अच्छे बंदे हो, आपने रिफंड लिया है, कहीं ना कहीं आपकी चेकिंग हो चुकी है जीएसटी में एक बार, तो दोबारा से आपको हम ऐसे रिसेशन नहीं लगाएंगे। उसके बाद आपने, अगर आपने कम्युलेटिव पूरे साल में अप टू दैट मंथ, जिस मंथ आप निकाल रहे हो ये, और करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर से लेकर उस मंथ तक जिस मंथ आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर आपने कम्युलेटिव 1% कैश पेमेंट करी हुई है, तो भी मान लेंगे कि आप सही बंदे हो, आपसे दोबारा से ये वाला रूल नहीं लगवाया जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, पीएसयू हो, लोकल अथॉरिटी हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो, तो भी हम आपके ऊपर ये रूल नहीं लगाएंगे। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर रूल नहीं लगाया जाएगा। और अगर कमिश्नर चाहे या कोई ऑफिसर चाहे, तो वो इस रिस्ट्रिक्शन को, इस रूल को आपके ऊपर हटा सकता है, अगर कमिश्नर चाहे तो दोस्तों ये एक्सेप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये एक्सेप्शन समझनी है, ये नेगेटिव समझना है कि भाई पहले एक्सेप्शन पूरी हो जाए। अगर ये मान लो सारी बातें पूरी नहीं हो रही हैं, तो ही आपको ये 1% वाला क्लॉज अप्लाई एग्जाम में करना है। ये बातें होगी अब थोड़ी सी बेसिक। अब हम थोड़ी एडवांस की बातें और कर लेते हैं। एक प्रैक्टिकल चैलेंज है इस रूल के अंदर, उस प्रैक्टिकल चैलेंज को मैं आपको समझाता हूं। आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल चैलेंज एक आएगा, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। एक बार प्रैक्टिकल चैलेंज क्या आएगा। इंस्टीट्यूट में जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन के बीच में इसको यूज करने के लिए बोला जा सकता है। या तो क्वेश्चन के बीच में बोला जा सकता है, तो या तो फिर अलग से क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस वाले टॉपिक पे अलग से क्वेश्चन बनाया जाएगा, क्वेश्चन के बीच में नहीं डाला जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। कारण बताता हूं, कारण क्या है उसका। ये आपका आउटपुट टैक्स है।
सी प्लस एस, समझते हो ना, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। मान लो ये है 100, 50, 50, आपका दिया हुआ है आईटीसी। मान लो ये दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है 100, 60, 60, ये सिचुएशन आपको एग्जाम में दी हुई है। अगर मैं इनका टोटल लगाऊं, टोटल टोटल लगाऊं तो ये आएगा आपका 200 और ये आपका आएगा 220, ये आपका टोटल ऐसे आएगा। अब इस रूल में कमी क्या है, लॉ मेकर से कमी हो गई। लॉ मेकर ने ये बात क्लियर नहीं करी इस रूल में कि जो आपको ये 1% की कैश पेमेंट करनी है, 1% की जो कैश पेमेंट करनी है, ये कैश पेमेंट टोटलिटी में करनी है, टोटलिटी में कर टोटल में करनी है, या फिर टैक्स वाइज कर, मतलब इसका भी 1% दो आईजीएसटी में, इसमें 1% दो और इसमें 1% दो, ऐसे करनी है, या टोटलिटी में 1% आप दे दो, काम चल जाएगा। ये बात इस रूल में क्लियर नहीं। अब जब ये बात क्लियर नहीं है तो एग्जामिनर इस चीज को टच नहीं करेगा, आपको तंग नहीं करेगा। जब एग्जामिनर को पता है, जब आईसीए को पता है कि जब चीज लॉ में क्लियर नहीं है तो हम आपको क्यों तंग करें, स्टूडेंट को क्यों तंग करें हम। तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट लेवल पे इस चीज पे क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप टोटलिटी में लो या कंपोनेंट वाइज लो। हालांकि आपका क्वेश्चन जो अलग से बनाया जाएगा 2-3 नंबर का, कि ये आपका चेक करने के लिए कि आपको उसके रूल की नॉलेज है कि नहीं है, इस चीज में इंस्टीट्यूट नहीं जाएगा। फिर भी चला जाए, फिर भी चला जाए तो मेरे हिसाब से आप एक नोट दे आना इंस्टीट्यूट को, एक नोट दे आना, और नोट में कंपोनेंट वाइज कैश पेमेंट करके आना। दोबारा बोल रहा हूं, कंपोनेंट वाइज 1% पे करके आना, क्योंकि हमारे लॉ में हर जगह हमने कंपोनेंट वाइज वर्किंग करी है, चाहे वो कोई भी रूल हो, कोई भी एक्ट हो, कोई भी चीज हो, हमने हर जगह कंपोनेंट वाइज अकाउंटिंग करी है, हर जगह कंपोनेंट वाइज कैलकुलेशन करी है। तो यहाँ पे कंपोनेंट वाइज क्यों ना करें, इसलिए एक नोट देके आना अगर ऐसा हो जाए तो। और 1% आप निकालना, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये आपको 100 रुपए देना है, तो यहाँ 10 रुपए अब आप यहाँ पे कैश पेमेंट निकालो, कितनी दोगे कैश पेमेंट, कैश पेमेंट कितनी दोगे आप। तो 1% यहाँ आ गया, यहाँ हो गया 1%, ये हो गया 1, ठीक है जी। यहाँ हो गया 0.5, यहाँ हो गया 0.5, ये तो आपको कैश में देना ही देना है, ये तो आपको कैश में देना ही देना है। उसके बाद आपको आईटीसी से कितना देना है, ये आपका जो बैलेंस है वो आपको आईटीसी से देना है। तो आप जो 99 रुपीज है ये आप आईटीसी से दे सकते हो। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 0 हो जाएगा। तो आईजीएसटी में पहले आप क्या करोगे, पहले आप कैश पेमेंट करोगे 1% की, फिर आप जो बैलेंस बचा 99 ये आप आईटीसी से ले लोगे। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है, ये आप आईटीसी से ले लोगे। इसी तरीके से जो बैलेंस बचा, यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ बचा आपका, ये आपने यूज कर लिया, कैश में आपने पे कर दिया, बैलेंस आपका बचा यहाँ पे जो आपको यहाँ से लेना है, आपको आईटीसी से लेना है, ये आपका बचा 49.5, ये भी बचा 49.5। तो बेसिकली ये आपको कम लेना है, आईटीसी से कम लेना है, क्योंकि पहले आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। ये रूल आया है अगर आपने कंडीशन फॉलो नहीं करी। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि इंस्टीट्यूट इस लेवल पे नहीं जाएगा, ये मुझे लगता है ऐसा, बट अगर फिर भी चला गया तो आप एक नोट देके आना कि जो हमने ये रूल अप्लाई किया है ये हमने टैक्स वाइज अप्लाई किया है। पहले हमने टैक्स वाइज 1% पे करा, और फिर हमने आईटीसी बैलेंस पे करा 1% पे करने के, कैश पेमेंट करने के बाद। इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपको आरटीपीस वगैरह में मिलेगी, आरटीपी इंस्टीट्यूट रिलीज करने वाला है, तो आई होप कि इसकी प्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर मिलेगी। अभी जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है ये मैंने आपको समझाने के लिए दी है, रफ में दी है, बट अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई होगी आई होप। फिर भी आपको कोई डाउट है फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।
दोस्तों ये हो गया हमारा रूल 86 बी, जो अमेंड होके जो नया रूल हमारे सामने आया है, इसको हमने कर लिया कवर। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। आईटीसी के अंदर आपको याद होगा एक अमेंडमेंट और आई है, यहीं से करते हैं हैंड रिटन नोट से। एक अमेंडमेंट और आई है, वो अमेंडमेंट आई है रिस्ट्रिक्शन के लिए, और कहीं ना कहीं ये भी फ्रॉड को लेके ही है। कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शन भी कहीं ना कहीं फ्रॉड से संबंधित ही है। हालांकि गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है, वो आईटीसी कम से कम देने की है। ये तो गवर्नमेंट की इंटेंशन साफ क्लियर होती है कि गवर्नमेंट कम से कम आईटीसी देना चाहती है लोगों को। इसीलिए तरह तरह के लॉ बनाए जा रहे हैं कि आईटीसी कम से कम दिया जाए, ताकि गवर्नमेंट का आउटपुट टैक्स ज्यादा पे हुए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े। एक रूल हुआ करता था हमारे, हमने क्लास में पढ़ा था, जो मुझे चैप्टर किया था आईटीसी का, कि इनवॉइस अगर आपके सप्लायर ने अपलोड नहीं करा जीएसटी पोर्टल पर, तो उसमें कुछ परसेंटेज हम आईटीसी आपको देंगे, उसके अलावा आपको सारा आईटीसी नहीं देंगे। मतलब जैसे मान लो मेरा सप्लायर ने मेरे 1000 रुपए का मेरा आईटीसी शो नहीं करा मेरे पोर्टल पर, तो मुझे एक्चुअल मिलना चाहिए उसका कुछ परसेंटेज मुझे अलाउ करेगी गवर्नमेंट, सारा अलाउ नहीं करेगी। तो वहां पे पहले होता था 10% होता था वहां पे, अब वो घट के 5% हो गया है। तो देखा जाए तो ये रजिस्टर्ड पर्सन को बेनिफिट कम कर दिया है। पहले गवर्नमेंट ने कहा कि जो आपने अपलोड नहीं करा उसका तो हम आपको 10% देंगे, अब गवर्नमेंट कहती है अब आपको 5% देंगे। और फ्यूचर में अमेंडमेंट एक और आने वाली है, आपके कोर्स में आएगी, कि बिल्कुल भी आपको अपलोड करने वाले का आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपके 2A में पूरा पूरा आएगा तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आपके 2A में नहीं आएगा तो आपको आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये अमेंडमेंट हो चुकी है और आपके फ्यूचर के जो स्टूडेंट है उनके लिए एप्लीकेबल होगी। तो 5% आपको लेना है। इसके लिए मैंने प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल भी दिए थे, और आपको याद होगा मैंने ये क्लास में करवाया भी था विद एग्जांपल। बस आपको इस एग्जांपल्स के अंदर जहां जहां 10% है वहां वहां आपको 5% कर देना है, और उसमें कोई खास चेंज नहीं है। अपनी क्लास को रिवाइज कर लीजिए, जहां जहां 10% था वहां वहां आप इसको 5% कर लेना। ये भी आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। एग्जाम्पल से मैं चीजें क्लियर कर देता हूं। दोबारा से मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक हमारे पास एक 10 इनवॉइस थे किसी सप्लायर, किसी रेसिडेंट के पास, और 10 लाख का आईटीसी उसको मिलना था। सप्लायर ने क्या करा, सप्लायर ने सिर्फ 8 लाख का आईटीसी अपने जीएसटी पोर्टल पे शो किया, और 2बी और 2बी में आया, और 2 इनवॉइस का आईटीसी उसने शो नहीं करा। तो हम कैलकुलेशन करेंगे हमें कितना आईटीसी मिलना चाहिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये भी क्वेश्चन भी एग्जाम में, इस तरह एग्जाम्पल भी एग्जाम में आ सकता है। तो हमने करा था आईटीसी अपलोडेड के लिए, तो हमारे को पूरा आईटीसी मिलेगा 8 लाख पे, क्योंकि जो आईटीसी हमारे 2A 2B में आ गया उसका पूरा आईटीसी मिलेगा, और जो उसने अपलोड नहीं करा उसका हमें 5% मिलेगा 8 लाख का। दोबारा बोल रहा हूं, 5% ऑफ नॉट अपलोडेड नहीं है, 5% ऑफ टोटल एलिजिबल आईटीसी, जो आपके 2A में आया हुआ है टोटल एलिजिबल आईटीसी ब्लॉक रेट लेस करने के बाद, उसका आपको 5% मिलेगा, यानी कि 40,000। तो ये आपको जो 5% है, ये पहले 10% हुआ करता था, जिसको गवर्नमेंट ने 5% कर दिया है। तो ये दोस्तों दो तरह की अमेंडमेंट आईटीसी वाले चैप्टर में आई है। पहली अमेंडमेंट तो आपकी 10% को कम करके 5% कर दिया है, और एक नया रूल इंसर्ट किया 1% कैश पेमेंट। बट ये कैश पेमेंट हर किसी के लिए नहीं है, कंडीशनल है। जो कंडीशन पूरी नहीं करेगा उसी को ये पेमेंट देनी है। तो ये छोटी छोटी अमेंडमेंट जो है आपके आईटीसी चैप्टर में आई है। बाकी ब्लॉक क्रेडिट ये वो कोई अमेंडमेंट नहीं है। बस एक और चेंज है, रूल 42, रूल 43 सीए इंटर के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो रूल 42 43 जो था अपना था अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी फॉर एग्जाम्ड एंड टैक्सेबल सप्लाई के लिए था, और हमने काफी अच्छे से किया था इसको। जो स्टूडेंट ये क्लास अभी ले रहे हैं, जिन्होंने क्लास अभी नहीं ली है, तो वो इस रूल को ना पढ़ें। रूल 42 और 43 ब्लॉक क्रेडिट के बाद पढ़ाया था मैंने, इसको ना करें। ये सीए इंटर के सिलेबस से हटा दिया गया है, क्योंकि इतने सारी अमेंडमेंट आ गई हैं आगे,
तो इसको हटा दिया गया है, आपके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो कुछ चीजें हटाई गई हैं आपके सिलेबस से और कुछ अमेंडमेंट आपके सिलेबस में ऐड की गई हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। रूल 42 43 की वीडियोस को आप ना देखें। दोस्तों ये आईटीसी की अमेंडमेंट हो गई पूरी। हम आगे 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 आते हैं अपनी अदर अमेंडमेंट पे। कैंसिलेशन को लेकर भी कुछ अमेंडमेंट आई और ये भी कहीं ना कहीं फ्रॉड से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं फ्रॉड से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर ए और मिस्टर बी प्लानिंग कर रहे थे और ये क्या कर रहे थे, अपनी जीएसटीआर 1 और 3B मैच नहीं होती थी इनकी, ये सिर्फ जीएसटीआर 1 फाइल करते थे और आगे टैक्स का पास ऑन कर देते थे। टैक्स की पेमेंट करते नहीं थे, टैक्स का पास ऑन कर देते थे। तो इनके 3B में और 2B में जो मिसमैच होता था, इस मिसमैच, अगर ये मिसमैच सिग्निफिकेंट है, अगर ये मिसमैच सिग्निफिकेंट है, मेजर है, तो एक नई कंडीशन डाली गई कैंसिलेशन में कि आपका जीएसटी नंबर कैंसिल ऑफिसर कर सकता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर किसी ने रूल 86B का वोलेशन किया, यानी कि कैश पेमेंट का वोलेशन किया, अगर आपकी कैश पेमेंट बनती है और आपने नहीं करी, तो जीएसटी ऑफिसर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। ये दोनों बातें कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट है बेसिकली ये, कि अगर आपने काम नहीं करा, जो हमने नया रूल बनाया, अगर आपने नहीं करा तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल किया जा सकता है। बेसिकली ये भी फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी ये अमेंडमेंट आई है और मैं कह सकता हूं कि दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट। एक लॉ को सही रूप देने के लिए दूसरे लॉ में या दूसरे सेक्शन में चेंज करना भी जरूरी होता है। सस्पेंशन का आपने पढ़ा था, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपका कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है जीएसटीआर 1 में 3B में या 3B और 2A 2B में, और आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंस दोनों में है, जीएसटीआर 1 में और 3B में या फिर 3B में और 2A 2B में, आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो आपको बिना अपॉर्चुनिटी के सस्पेंड कर दिया जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, बिना अपॉर्चुनिटी के सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपको बोला नहीं जाएगा कि आप बताओ, कारण बताओ कि क्यों सस्पेंड, क्या आपको सस्पेंड क्यों ना किया जाए, आपको बिना कारण के सस्पेंड किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट अपॉर्चुनिटी और बीइंग हर्ड आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सर ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया कि अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी को हम नोटिस भेजेंगे कि यार ये बताओ कि तुम्हारा 3B1 मैच क्यों नहीं हो रहा, तुम्हें और आगे मिलो हमारे से, वो तो रातों रात गायब हो जाएंगे। ये रातों रात ही वो क्या करेंगे, जो काम करना है वो कर करा के नक्की करेंगे और चले जाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा इन लोगों को टाइम नहीं देना, इन लोगों को, फ्रॉड वाले बंदों को टाइम नहीं देना, इनको सुनने का मौका नहीं देना, इनका जीएसटी नंबर फटाफट सस्पेंड करो, फटाफट सस्पेंड करो ताकि ये कुछ आगे ना कर पाए। उसके बाद इनको मीटिंग के लिए बुलाओ या शोकॉज दो इनको, और शोकॉज देने के बाद इनसे पूछो कि भाई तुम्हारा जीएसटी नंबर सस्पेंड तो हो गया है, आप कैंसिल करने जा रहे हैं, कैंसिल करने के लिए तुम्हारे पास क्या जवाब है? अगर ये नहीं आते तो कैंसिल कर देंगे, अगर आते हैं तो इनका सस्पेंशन खोल सकते हैं। तो सस्पेंशन के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी अगर आपका सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, बट कैंसिलेशन के लिए आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सस्पेंशन मतलब टेम्परेरी सस्पेंड किया है और कैंसिलेशन मतलब हमेशा के लिए आपका कैंसिल कर दिया है। हालांकि हमारे पास रिवोकेशन की पावर है कि हम रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वंस वी हैव बीन कैंसिल्ड, हम रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो अलग बात है। बट कैंसिल होने के बाद हालांकि परमानेंट आपका कैंसिल हो जाता है। तो ये दोस्तों वो वाली अमेंडमेंट थी जो मैंने आपको कराई है, जो कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट है फ्रॉड से रिलेटेड। आगे चलते हैं। कुछ अमेंडमेंट ऐसी आई हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को स्मूथ करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ करने के लिए लाई गई है। एग्जाम्पल क्या है जी इसका? जैसे कि आधार ऑथेंटिफिकेशन बहुत जरूरी था। आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए कुछ रूल पहले बनाया हुआ था कि कुछ लोगों को आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाना। अच्छा, आधार ऑथेंटिक करना जरूरी क्यों आया? मेरा एग्जांपल आपको याद होगा रिक्शा वाले का, कि रिक्शा वाले का हमने आईडी ले लिया, आईडी लेके उसका जीएसटी नंबर ले लिया और उसके नाम से बिल काटे जा रहे हैं, बिल काटे जा रहे हैं, 100 करोड़ के बिल काटे जा रहे हैं, और रिक्शा वाला बाद में कह रहा है जी मुझे पता ही नहीं मैं ये कौन बंदे हैं। तो जब तक उस रिक्शा वाले के मोबाइल पे ओटीपी नहीं आएगा आधार वाले नंबर पे, जीएसटी नंबर अलॉट नहीं होगा। आधार कुछ केसेस के अंदर अगर वो चाहता है जी मैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना चाहता,
मुझे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवानी, क्योंकि मेरे पास वो मोबाइल नंबर जो है ना, वो मोबाइल नंबर बंद हो गया मेरा आधार वाला। तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि काम करो, आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा रहे, कोई बात नहीं, आप फिजिकल वेरिफिकेशन करा लो अपनी, आप अपने प्रेमाइसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन करा लो, तो हम आपका आधार ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे। तो लॉ मेकर ने एक नया चीज डाली कि फिजिकल वेरिफिकेशन करने की पावर ऑफिसर को दे दी गई है, अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा रहा। हालांकि कुछ जगह पे ऐसा है, डिपार्टमेंट आधार ऑथेंटिकेशन होने के बावजूद भी फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। मैं एक बार एक आईटीयू पे गया, सिलटेक्स के ऑफिस में, जीएसटी डिपार्टमेंट में गया मैं, तो मेरे किसी क्लाइंट का जीएसटी नंबर काफी टाइम से पेंडिंग था, तो उसने बोला कि आप सर किसी काम से आए हुए हो तो हमारे इस ऑफिसर से मिल लो यार, बता दो कि क्या दिक्कत है इसको। तो मैं गया उसके पास, मैंने बोला सर कि हमारा आधार ऑथेंटिकेट हो गया है, और आधार मतलब आधार पे ओटीपी आ गया, हमने उसको रजिस्टर्ड कर दिया है, अब ये जीएसटी नंबर क्यों नहीं आ रहा आपका हमारा। तो कहते हैं जी आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन हमने नहीं करवाई, वो करवाएंगे। मैंने कहा सर वो तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, जब लॉ मेकर ने कह दिया आधार हो गया तो फिजिकल की जरूरत ही नहीं है। तो उसने बोला सर आप गलत कह रहे हो, फिजिकल हम फिर भी करवा सकते हैं वेरिफिकेशन, अगर आपका आधार ऑथेंटिकेट हो भी गया तो भी हम फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, और हमारा तो रूल है, हमारे सर का, तो बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के हम जीएसटी नंबर अलॉट नहीं करते। तो आधार ऑथेंटिकेशन होने के बावजूद भी उस बंदे ने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया, वो ओके हुआ, तब जाके जीएसटी नंबर अलॉट हुआ। तो कुछ लोगों को इस बात से बड़ी दिक्कत हुई कि सर हमारे को आधार वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक तो हो गया आपका नॉन रेजिडेंट, अब ये वर्ड नॉन रेजिडेंट नहीं है लॉ में, लॉ में जो वर्ड है, लॉ में वर्ड है नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो बंदा इंडिया का सिटीजन नहीं है, उसके पास आधार कार्ड नहीं होगा, उसको आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी और पीएसयू को भी नहीं है, और जिसके पास यूएन होल्डर है, जो एम्बेसी वगैरह होती है, उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। पहले लॉ मेकर ने इस बात को घुमा के लिखा हुआ था, इस बात को थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा हुआ था, अब उन्होंने लिखा बिल्कुल स्ट्रेट में लिख दिया कि इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन लिखना कराना जरूरी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं लॉ मेकर ने पहले कैसे लिखा हुआ था और अब कैसे लिखा है। लॉ मेकर ने पहले लिखा हुआ था कि इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना, ठीक है। पर्सन अदर देन फॉलोइंग क्लास, अदर देन फॉलोइंग क्लास मतलब नेगेटिव वे में लॉ को लिखा हुआ था। कंफ्यूजिंग था, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था कि इनके अलावा सबको नहीं करवाना। अरे इनके अलावा है कौन, ये तो बताओ, इनके अलावा कौन है, ये बताओ हमारे को कौन है इनके अलावा। तो ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि इनके अलावा किनको नहीं करवाना। तो लॉ मेकर ने अब लॉ को थोड़ा चेंज किया, इसको भी कहते हैं ड्राफ्टिंग मिस्टेक थी ये, इसको ड्राफ्टिंग मिस्टेक को ठीक किया। उन्होंने बोला अब सुनो क्लियर बात, अब सुनो क्लियर बात कि इनको नहीं करवाना, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया को नहीं करवाना, गवर्नमेंट वाले बंदों को नहीं करवाना, लोकल अथॉरिटी को नहीं करवाना, पीएसयू को नहीं करवाना, और यूएन होल्डर को नहीं करवाना। ये है क्लियर, बिल्कुल क्लियर ड्राफ्टिंग। आपने गौर किया होगा, इनको याद करना बड़ा आसान है। पहले वाले क्लॉज में जहां मैंने लिखा था कि कुछ एक्सेप्शन है 86B में, आप देखोगे ये एक्सेप्शन सारी की सारी सेम एक्सेप्शन है, बस ये इनकम टैक्स वाली यहाँ पे नहीं है। तो ये वाले बंदे वही हैं जिनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना। कौन? पीएसयू, एलए, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी और यूएन होल्डर। याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी आपको। तो इस तरह से आधार ऑथेंटिकेशन में एक छोटा सा चेंज आया है, वो भी ड्राफ्टिंग का चेंज है जो मुझे लगता है। आगे बात करते हैं रिवाइज टाइम लिमिट। मैंने बताया आपको ऑफिसर बड़े तंग रहते हैं जीएसटी के आने के बाद। मैं जब जाता हूँ जीएसटी डिपार्टमेंट में, मैं बोलता हूँ सर कि हमने कोई एप्लीकेशन फाइल करी, रिफंड की फाइल करी है 1 महीने पहले, आपने आज तक उसको खोल के भी नहीं देखा। कहता है यार हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमारे पास इतनी सारी फाइलें होती है ना, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम कभी कमिश्नर साहब बुला लेते हैं, कभी मीटिंग होती है, कभी ये है, कभी वो है, कभी सर्वे पे जाना है, कभी सर्च करनी है, कभी रेड करनी है, टाइम की बड़ी किल्लत है। लॉ मेकर ने जब लॉ आया तो जीएसटी को स्मूथ बनाने के लिए एक प्रोविजन डाला लॉ के अंदर कि अगर आपने अपना जीएसटी अप्लाई करा है और आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो 3 दिन में आपका जीएसटी नंबर आना चाहिए। मतलब ऑफिसर के ऊपर एक बाउंडेशन डाली कि तेरे को 3 दिन में जीएसटी नंबर देना है। अब किसी कारण से जीएसटी ऑफिसर बिजी है, वो आपको 3 दिन में जीएसटी नंबर नहीं दे पाया,
तो लॉ में ऐसा लिखा हुआ था कि हम मान लेंगे आपको जीएसटी नंबर अलॉट हो गया, सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर जनरेट करके दे देगा। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ कभी किसी केस में भी कि किसी को 3 दिन बाद ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर आया हो। मैंने तो देखा नहीं है पर्सनली, किसने देखा हो तो अलग बात है, बट प्रैक्टिकली जीएसटी नंबर 3 दिन बाद अलॉट नहीं हुआ, प्रैक्टिकली नहीं हुआ। लॉ में करने कहा कि यार ऑफिसर ना बड़े कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर आपने जो ये बनाया ना 3 दिन का रूल, ये बड़ा गलत है। 3 दिन में प्रैक्टिकली हम काम नहीं कर पाते, हमारे पास लोड बहुत होता है। इस 3 दिन को 7 दिन किया जाए और ये 3 वर्किंग डे है, इसको 7 वर्किंग डेज किया जाए। माना गया उनकी बात को कि चलो सही कह रहे हो ऑफिसर साहब, ठीक कह रहे हो, आपके ऊपर बर्डन बहुत है, आपका जो 3 दिन है इसको हम 7 डेज कर रहे हैं। अब आपको 7 डेज में जीएसटी नंबर अलॉट करना है। हालांकि आज की डेट में भी 1 हफ्ते में जीएसटी नंबर नहीं आता। उसके बाद कह रहे हैं जी अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करी है तो आपको टाइम ज्यादा लगता है सर्च करने में, छानबीन करने में, ये करने में। तो फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद आपको टाइम दिया गया है, 60 दिन का टाइम था पहले, अब आपको 30 दिन का टाइम दिया गया। यहाँ पे टाइम कम कर दिया इनका ऑफिसर का। कह रहे जी पहले आप 60 दिन लिया करते थे फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, अब आपको हम 30 दिन दे रहे हैं, 30 दिन में आपको जीएसटी नंबर अलॉट करना पड़ेगा। इसी इसी अमेंडमेंट को अगर आप पढ़ोगे बेयर एक्ट से या इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से तो आपको लगेगा आय हाय क्या पढ़ लिए, क्या मुश्किल अमेंडमेंट है यार ये। मैंने थोड़ा कोशिश किया है इसको समराइज करने का ताकि आपको टाइम आपका वेस्ट ना हो। अगर आपको कोई नोटिस देना है डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट कहते हैं जी आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, आपका पैन नंबर मैच नहीं हो रहा, आपके रेंट एग्रीमेंट ठीक नहीं है, आपका बिजली का बिल ठीक नहीं है, आपका ये वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो आपको जो नोटिस देना है वो नोटिस आपको जो देना है वो आपको 3 दिन में देना था पहले, अब आपको 7 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप नोटिस दे सकते हो हमारे को। मैंने अप्लाई किया जीएसटी नंबर किसी क्लाइंट का, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे ओनर का नाम कुछ और आ रहा था और जो हमने रेंट एग्रीमेंट दिया था उस पे कुछ नाम और आ रहा था। ऑफिसर ने हमारे को एक नोटिस दिया कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये आपके रेंट एग्रीमेंट के नाम से मैच नहीं हो रहा, रेंट एग्रीमेंट पे जो नाम है और बिल पे जो नाम है वो मैच नहीं हो रहा। तो उसने हमारे को 7 दिन में वो नोटिस दे दिया। पहले वो नोटिस देने की पावर 3 दिन में हुआ करती थी, अब गवर्नमेंट ने कहा कि आप 7 दिन में इस तरह का नोटिस दे सकते हो। यू वांट एनी इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन और आप कोई जानकारी चाहते हो हमारे से रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, तो आप 7 दिन में हमारे को ये नोटिस दे सकते हो। और अगर आपने नोटिस देना है फिजिकल वेरिफिकेशन के केस में, दोबारा बोल रहा हूं, फिजिकल वेरिफिकेशन के केस में आपको लगता है कि आप हमारे प्रीमाइसेस पे गए और आपको लगता है कि आपका जो फ्लोर है वो गलत है, आपकी बिल्डिंग नंबर गलत है, आपने एड्रेस गलत दिया है, तो उसके लिए हम आपको पहले टाइम दे 21 दिन का, अब दे रहे हैं 30 दिन का। 30 दिन में आप हमारे को इस तरह का नोटिस दे सकते हो अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो तो ये छोटा सा चेंज हमारे लॉ में आया है टाइम लिमिट को। हालांकि इतना रटाफिकेशन नहीं लगाना आपको, मोटा मोटा आपको समझना है कि ये टाइम हमारा कम, ये बढ़ाया गया है, ये कम किया गया है। द सेम वे ये भी आपका बढ़ाया गया है और ये आपका बढ़ाया गया है। तो एक जगह पे आपका टाइम ये कम किया गया है, बाकी जगह आपका टाइम बढ़ा दिया गया है। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपका जो चेंज आया है ये बेसिकली ऑफिसर्स के बर्डन को कम करने के लिए कहीं ना कहीं ऑफिसर के कहने पर ये लॉ में चेंज आया है। इसी तरह से अगर आपको आगे बढ़ोगे डीम अप्रूवल का सेक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज किया गया। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन के केस में नहीं किया, जीएसटी नंबर अप्लाई अप्रूव नहीं किया, तो मान लिया जाएगा आपका जीएसटी नंबर अप्रूव हो गया, डीम अप्रूवल मान लिया जाएगा। अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना जीएसटी नंबर लेना है तो 7 दिन में डीम अप्रूवल मान लिया जाएगा। और अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगी है ऑफिसर ने उसके बाद 7 दिन में आपका मतलब कोरस्पॉन्डिंग चेंज किया डीम अप्रूवल में कि अगर आपने 3 दिन के अंदर अंदर, जो पहले टाइम था 3 दिन का, वो 7 दिन हो गया है, 7 दिन के अंदर अंदर आपने जीएसटी नंबर नहीं दिया तो मान लेंगे 7 दिन में आपका जीएसटी नंबर अलॉट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका इन केस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन 30 दिन में अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं दिया, जो यहाँ पड़े अपने 30 दिन, ये वाले 30 दिन, तो मान लेंगे अगर आपने नहीं दिया तो मान लेंगे 31 वाले डे मान लेंगे कि जीएसटी नंबर अलॉट हो गया है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग चेंज है जो कि हमारा
इस चेंज की वजह से यहां पे आया है। दोस्तों ये हो गए हमारे चेंजेस। अब कुछ हैं अदर अमेंडमेंट्स। अब करते हैं अदर अमेंडमेंट्स। दोस्तों कर लेते हैं अदर अमेंडमेंट्स। अदर अमेंडमेंट से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं जो हमने पढ़ा है, ये रिवाइज टाइम लिमिट। रिवाइज टाइम लिमिट में आप रूल 9 के अंदर चेंज हुआ है, टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो पहले 3 दिन थे उसको 7 डेज कर लिया है। जो आपने चार्ट बनाया अपने नोट्स में, चार्ट बना हुआ है हमारे, उस चार्ट में इसको अमेंड कर लेना आप। जहां पे 3 वर्किंग डेज था वहां 7 वर्किंग डेज हो गया है, और जहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन थी वहां पे जो टाइम था वो 30 दिन हो गया है, 60 दिन को हटा के 30 दिन कर दिया गया है। ठीक है जी, तो चार्ट में आप ये अमेंड कर लेना, बाकी आप इसको रेडी लगा लेना, बहुत आसान है, ईजी है। तो टाइम लिमिट जो थी पहले नोटिस की, वो आपकी कितनी थी, 3 वर्किंग डेज थी, उसको 7 वर्किंग डेज कर दिया गया है। उसके अलावा अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन के केस में जो बात ये लॉ में लिखी है, बड़ी घुमा के लिखी हुई है, कर्स उसका वही है, उसको 21 दिन से अब क्या कर दिया है, 30 दिन कर दिया गया है नोटिस के लिए। किसके लिए, नोटिस के लिए। तो इन केस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन 30 दिन, नॉन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा, 7 डेज कर दिया। यहां ध्यान रखना, यहां पे वर्किंग डे है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे वर्किंग डे है, थोड़ा डीप पॉइंट है। यहां पे वर्किंग डे नहीं है, यहां पे नॉर्मल डेज है। इस पॉइंट पे भी इंस्टीट्यूट आपको आपके साथ थोड़ा सा कर सकता है, आपके साथ क्वेश्चन में इंटरप्ले कर सकता है। तो ध्यान रखना, वर्किंग डेज यहां पे है, यहां पे नॉर्मल डेज है। और इसके अलावा जो चेंज आया डीम अप्रूवल पर, वो चेंज ये आया कि इन केस ऑफ नॉर्मल 7 डेज, इन केस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन 30 डेज के बाद मान लिया जाएगा कि आपका अप्रूवल हो गया है। अब पॉइंट यहां पे नोट करने वाला है, ये 30 डेज गिनने हैं फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट टू बी नोटेड। 30 डेज गिनने हैं डेट ऑफ एप्लीकेशन से, यहां पे भी डेट ऑफ एप्लीकेशन से, और यहां पे क्या लिखा है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन, पॉइंट टू बी नोटेड। ये थोड़ा पॉइंट अलग है, यहां पे जहां पे आपने नोटिस भेजा था और नोटिस हमने क्लैरिफाई कर दिया था, उसके बाद क्लैरिफिकेशन के बाद जो आपने क्लैरिफिकेशन भेजा हमारे को, उसके 7 दिन के अंदर आपको जीएसटी नंबर अप्रूव हो जाना चाहिए। तो इन केस ऑफ नोटिस 7 वर्किंग डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। ये छोटे छोटे पॉइंट है जहां पे इंस्टीट्यूट एमसीक्यू बना देता है। दोबारा बोल रहा हूं, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सीए, सीएससीएम, ये पॉइंट है जहां पे इंस्टीट्यूट एमसीक्यू बना देता है, और आप क्या करते हो, जल्दबाजी में पढ़ के जाते हो, और जल्दबाजी में पढ़ के क्वेश्चन गलत कर देते हो, और बोलते हो सर मेरे नंबर नहीं आए, मेरे मार्क्स नहीं आए। ये छोटी बातें, छोटी बारीकियां हम समझाते हैं अपनी क्लास में। पर्पस उसका वही रहता है कि आप क्लास में अटेंटिव होकर पढ़े और एग्जाम में गलती ना करके आए। आगे चलते हैं दोस्तों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम आगे आते हैं अपनी अदर अमेंडमेंट पे। ई इनवॉइस लाया गया, अगेन फ्रॉड को रोकने के लिए लाया गया, कि बहुत सारे इनवॉइस फेक बिलिंग का काम चल रहा है मार्केट में, तो ई इनवॉइस से कुछ ना कुछ फेक इनवॉइस का काम बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए इसको लाया गया। इनिशियली टर्नओवर रखी गई इसकी 50-500 करोड़ रुपए, फिर 100 करोड़ रुपए टर्नओवर आ गई इसकी। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम छोटे लोगों को भी टारगेट करना चाहते हैं, जो जिसकी टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से ज्यादा की है। और ये क्या है, एटीओ, एग्रीगेट टर्नओवर, पढ़ चुके हो एक्सपर्ट लेवल पे, टर्नओवर में परचेज नहीं आती, परचेज नहीं आती। एग्रीगेट टर्नओवर अगर हमारी है 50 करोड़ से ऊपर, तो हमारे ऊपर इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई इनवॉइस करना किन लोगों को मैंडेटरी है। 1 अप्रैल से इंस्टीट्यूट गेम नहीं खेलेगा यहाँ पे कि वो पहले का डेट दे देगा आपको, ऐसे नहीं करेगा इंस्टीट्यूट कभी भी। तो 1 अप्रैल से आपको क्या करना है, 50 करोड़ से ऊपर एटीओ होने पर ई इनवॉइस मैंडेटरी है। आपको याद होगा हमने क्लास में डिस्कस किया था डायनेमिक क्यूआर कोड एंड नॉर्मल क्यूआर कोड, स्टैटिक क्यूआर कोड बोलते हैं उसको, स्टैटिक क्यूआर कोड। डायनेमिक का मतलब होता है कि इजीली उसको आप एडिट कर सकते हो, इजीली उसको एडिट कर सकते हो। जैसे कि आज की डेट में अगर आप जाओ किसी पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल भरवाओ, तो आपको 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप कैश में पेमेंट कर दो, या आप स्कैन करके पेमेंट कर दो।
तो अगर आप स्कैन करते हो डायरेक्टली आप उस विंडो पे आ जाते हो जहां पे आपको पेमेंट करनी होती है। वहां पे आपको ऑटोमेटिकली पेट्रोल कितना भरवाया अमाउंट आ रहा होता है, पेमेंट किसको गई है वो आ रहा होता है, सब कुछ वहां पे आ रहा होता है। उसके अलावा क्यूआर कोड का यूज इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी होता है। आपने देखा होगा कोरोना आने के बाद अधिकतर रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू कार्ड नहीं रखा होता टेबल पे। मेन्यू कार्ड की जगह वो एक क्यूआर कोड रखा होता है। आप जाओगे बोलोगे मैडम एक काम करो, एक समोसा ले आओ, एक चाय ले आओ, बोलेगा भाई साहब एक काम करो आप ऑर्डर देना तो यहाँ दो क्यूआर कोड पे। क्यूआर कोड आप लेते हो, जो आपका मैकडी होता है या मान लो पिज्जा हट होता है या कोई भी रेस्टोरेंट होता है, आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और आपके फोन में मेन्यू आ जाता है, फिर आप उसका ऑर्डर प्लेस करते हो। तो क्यूआर कोड में आज मेन्यू डाला हुआ है, राजमा चावल, कड़ी चावल या मान लो मेन्यू ऐसे डाला हुआ है, और कल को उनको ये मेन्यू चेंज करना है। तो मेन्यू चेंज करना है तो उनको डायनेमिक क्यूआर कोड का यूज करना पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूं, क्यूआर कोड आपको पता है कैसे होते हैं। क्यूआर कोड डायनेमिक भी होते हैं और स्टैटिक भी होते हैं, बट उनको अगर एडिटेबल क्यूआर कोड रखना है तो वो अपने मेन्यू में चेंज कर सकते हैं, 2 दिन बाद 3 बार, जब भी जब चाहे कर सकते हैं। बट स्टैटिक क्यूआर कोड फिक्स हो जाता है, उसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं होता। तो नॉर्मली लोग डायनेमिक क्यूआर कोड में ही जाते हैं। तो क्यूआर कोड के दो यूज हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना और दूसरा पेमेंट गेटवे पे पहुंचना। ये थी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैंने आपको दी। अब आते हैं एग्जाम की नॉलेज। एग्जाम की नॉलेज ये है दोस्तों कि लॉ मेकर ने ये बोला कि जो B2B सप्लाई है उसके लिए तो क्यूआर कोड रिक्वायर्ड नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, B2B सप्लाई के लिए क्यूआर कोड रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि B2B के लिए हम ई इनवॉइसिंग करवा रहे हैं और ई इनवॉइसिंग के ऊपर इनवॉइस रेफरेंस नंबर लिखवा लेते हैं। तो B2B के लिए क्यूआर कोड रिक्वायर्ड नहीं है, बट B2C के लिए क्यूआर कोड रिक्वायर्ड है। अब ये क्यों है आपको, लेट मी एक्सप्लेन द रीजन विद एग्जांपल। मैं एक चांदनी चौक की शॉप में गया, मुझे अपना ये सारा स्टूडियो सेट करना था। तो मैं चांदनी चौक में, एक मेरा जो फ्रेंड है राहुल, वो स्टूडियो का एक्सपर्ट है, तो मैं उसको लेके गया चांदनी चौक के बाजार में, जहाँ मार्केट है, जहाँ पे कैमरा वैमरा मिलता है, सारा स्टूडियो मिलता है, सारा सेटअप मिलता है, ये पर्दा वर्दा पीछे का। तो वहां पे गया मैं, और मैंने कैश रखा हुआ था बहुत ही कम, बाकी मेरा पेटीएम था, गूगल पे था और नेट बैंकिंग थी। तो मैंने एक बड़ा महंगी आइटम खरीदी और मैंने बोला सर आप ये कैश में ना लेके मेरे से पेटीएम ले लो। कह रहा हमारा पेटीएम एटीएम नहीं है, हम पेटीएम यूज नहीं करते, हम कैश वाले हैं। मैंने कहा यार ये करो कैश, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे एक शॉप में और गया, मैंने कहा भाई साहब ये पेमेंट कैश में ना लेके आप पेटीएम ले लो। कह रहा है यहाँ पे पेटीएम नहीं चलता बाबूजी, यहाँ पे पेटीएम नहीं चलेगा, यहाँ कैश चलेगा। मैंने क्या कारण है? कह रहे कारण सर ये है कि हम कैश लेके ये ट्रांजेक्शन दिखाते ही नहीं है, हम कैश लेकर ये ट्रांजेक्शन बुक्स में से उड़ा देते हैं। हम मानते हैं कि सेल हुई नहीं है, हम बुक्स में शो नहीं करेंगे तो हम इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा वाह भाई वाह। फिर मैं आगे एक शॉप पे और गया, बड़ी शॉप थी। मैंने कहा भाई साहब आप तो ले लो कम से कम पेटीएम। कह रहे सर हम पेटीएम नहीं लेते, इस मार्केट में पेटीएम चलता ही नहीं है, यहाँ पे कैश चलता है सिर्फ। मोदी जी का एक कहना है कि भाई हम इंडिया को डिजिटल पेमेंट से लिंक करना चाहते हैं, हम हर चीज डिजिटली करना चाहते हैं। अब ये क्यूआर कोड क्यों आया लॉ में, क्यों आया ये क्यूआर कोड? गवर्नमेंट कहती है जी B2C कस्टमर को ना पागल बनाया जाता है, यानी कंज्यूमर को पागल बनाया जाता है। उनको बोलता है जी हमारे यहाँ कैश चलता है, हमारे यहाँ पेटीएम की सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, इनके इनवॉइस के ऊपर अगर हम क्यूआर कोड मैंडेटरी करवा दें, इनके इनवॉइस के ऊपर हम ये करवा दें मैंडेटरी की क्यूआर कोड लिखना जरूरी है, क्यूआर कोड लिखना जरूरी है, तो ये झूठ नहीं बोल पाएगा शॉपकीपर कि मेरे पास क्यूआर कोड नहीं है, मेरे पास पेटीएम नहीं है, मेरे पास गूगल पे नहीं है, ये झूठ नहीं बोल पाएगा। इसके इनवॉइस पे लिखवा दो कि तेरे पास ऑनलाइन फैसिलिटी है। समझ में आया लॉजिक? लॉजिक क्या है इसका? लोग रटते हैं, रटाफिकेशन लगाते हैं, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं कि क्यूआर कोड का लॉजिक ये है कि कंज्यूमर को पागल ना बनाया जाए। कंज्यूमर बोल रहा है जी मेरे पास कैश नहीं है, मेरा पेटीएम ले लो पेटीएम पेमेंट। वो कहता है पेमेंट में लेता ही नहीं, मेरे पास पेटीएम की फैसिलिटी नहीं है। तो क्यूआर कोड देने से ये पता लग जाएगा इस कंज्यूमर को कि ये झूठ बोल रहा है, इसके इनवॉइस पे क्यूआर कोड डला हुआ है,
और ये पेटीएम से गूगल पे से पेमेंट लेता है, और पेमेंट लेता है तो मैं पेमेंट इसको कैश में क्यों दूं? तो B2C इनवॉइस के लिए, सिर्फ B2C इनवॉइस के लिए जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ है, पॉइंट टू बी नोटेड, 500 करोड़ है। दोनों बातें देखो, यहां पे 50 करोड़ है, ई इनवॉइस की टर्नओवर 50 करोड़ कम कर दी गई है, 50 करोड़ रखी गई है, बट क्यूआर कोड की जो लिमिट है वो अभी 500 करोड़ है। यहां पे भी इंस्टीट्यूट आपके साथ गेम प्ले कर सकता है, वो आपको घुमा सकता है। तो डायनेमिक क्यूआर कोड के लिए लिमिट वही 500 करोड़ है, और ई इनवॉइस के लिए लिमिट 50 करोड़ है। कुछ केस ऐसे हैं जहां पे डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि बैंक है। अब बैंक में जाओ, बैंक वाला बोलता है जी कैश ले लो, जी कैश ले लो। बैंक वाला कहता है ना ना ना, क्यूआर कोड मेरे पर नहीं है, मैं तो कैश ही दूंगा। तो बैंक के पास ऑप्शन है कि वो कैश में पेमेंट ले सकता है। जीटीए वाले को बोलो, ड्राइवर को बोलो कि यार काम कर, तू पेटीएम ले ले। अरे भाई साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो पेटीएम नहीं आता मुझे, मैं तो कैश में दूंगा। तो जीटीए वाले को भी छोड़ दिया। बस सर्विस है, मतलब पैसेंजर सर्विस है आपकी, आप किसी बस में गए, डीटीसी बस में गए, आप बोलो जी मुझे कैश में कैश कैश मत दो, मुझे पेटीएम पेटीएम करना है, तो बस वाला भी पेटीएम नहीं लेगा, आपको कैश में पेमेंट ले सकता है। ऐसे ही आपके पीवीआर में गए आप, मल्टीप्लेक्स थिएटर में गए आप, और वहां मूवी चल रही है, आप कह रहे हो जी मुझे ना पेटीएम पेटीएम ही करूंगा, मैं कैश नहीं, मेरे पास कैश नहीं है, क्योंकि वहां पे नॉर्मली टिकट लेने वाले कैश वाले आते हैं, तो बोलो इनको भी छोड़ दो आप। उसके अलावा ओआईडीआर, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा रिट्रीवल सर्विस के लिए भी इस तरह की कोई डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्ट में एक्सपोर्टर के लिए भी, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 6 तरह के लोग हैं जहां पे डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है: बैंक, इंश्योरेंस, जीटीए, पैसेंजर, मल्टीबस थिएटर, ओएडीआर, एक्सपोर्टर। अगर आपको एग्जाम में याद ना आए तो लॉजिक लगा लेना कि इन लोगों को हम कैश के और पेटीएम के चक्कर में नहीं बांधना चाहते, ये जैसे मर्जी पेमेंट ले, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये बात हो गई ई इनवॉइस की और डायनेमिक क्यूआर कोड की। रटाफिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना, रटाफिकेशन एग्जाम में बिल्कुल काम नहीं आता। तो क्या क्या आपको कवर करना है इस क्यूआर कोड में, आपको क्या क्या कैप्चर करना है ये और सीख लेते हैं। सप्लायर का जीएसटी नंबर आपको कैप्चर करना है, और आपको पता होगा क्यूआर कोड यूपीआई आईडी के बेस पे होता है। आजकल यूपीआई का बड़ा जमाना है, यूपीआई पेमेंट होती है हर जगह, पेटीएम पे, गूगल पे हर जगह। तो यूपीआई आईडी आपको डालनी पड़ती है इनवॉइस के ऊपर, ठीक है। अकाउंट नंबर डालना पड़ता है सप्लायर का, इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस वैल्यू और जीएसटी अमाउंट। बेसिकली ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपको डायनेमिक क्यूआर कोड में कैप्चर होनी चाहिए। मतलब आपका जो डायनेमिक क्यूआर कोड का जो आपने बनाया है, इस तरह से डायनेमिक क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड होता है। उस क्यूआर कोड में जब स्कैन करोगे, तो आपको जब स्कैन करोगे तो ये वाली इंफॉर्मेशन सारी कैप्चर होनी चाहिए: जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, जीएसटी यूपीआई नंबर ऑफ सप्लायर, अकाउंट नंबर ऑफ सप्लायर, इनवॉइस ऑफ सप्लायर, इनवॉइस वैल्यू ऑफ सप्लायर और जीएसटी अमाउंट। ये सारी चीजें आपकी, 6 चीजें आपकी हैं, ये आपकी डायनेमिक क्यूआर कोड में कैप्चर होनी चाहिए। ये आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है 2 नंबर का या 3 नंबर का, कि कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो आपके क्यूआर कोड में कैप्चर होनी चाहिए। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, यू हैव टू लर्न इट। दोस्तों उसके अलावा कुछ और बातें हैं क्यूआर कोड की। मुझे लगता है ये डायनेमिक क्यूआर कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन दिस टाइम, बिकॉज इसमें काफी चेंजेस लॉ मेकर ने किए हैं। कंप्लायंस कुछ इसमें स्पेसिफिक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। कोई बंदा कहता है जी मेरे पास क्यूआर जनरेट करने की फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास वो आईटी सॉफ्टवेयर नहीं है जो मैं क्यूआर जनरेट कर पाऊं, क्योंकि क्यूआर जनरेट करने के लिए क्या लिमिट है, 50 करोड़ 500 करोड़ की लिमिट है। तो मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं क्यूआर अपने इनवॉइस पे लिख पाऊं, मेरे पास इतने रिसोर्स नहीं है। लॉ में करने का कोई बात नहीं, अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप एक क्रॉस रेफरेंस दे दो अपने इनवॉइस पे, मतलब एक ट्रांजैक्शन आईडी दे दो आप कि आपने जो ये पेमेंट करी है ये ऑनलाइन करी है, तो इसका एक क्यूआर, इसका एक आईडी जनरेट करो आप कि ये पेमेंट आपकी इनवॉइस पे हो गई है। अगर कोई कस्टमर कहता है जी मेरे को क्यूआर कोड पेमेंट नहीं करनी, मेरे पास पेमेंट नहीं है कैश, मेरे पास कैश ही है, मैं कैश ही दूंगा,
तो हम वो फैसिलिटी कैश की दे सकते हैं कंज्यूमर को, और कंज्यूमर के ऑप्शन पर हम बिना क्यूआर कोड के भी पेमेंट ले सकते हैं, बट हमें ट्रांजैक्शन आईडी देनी जरूरी है। बिना ट्रांजैक्शन आईडी के हम पेमेंट नहीं ले सकते। बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पस यहां पर यह है कि इनवॉइस के ऊपर पेमेंट की जानकारी दी जाए। दोबारा बोल रहा हूं, इनवॉइस के ऊपर चाहे तो क्यूआर कोड के जरिए, चाहे यूपीआई आईडी के जरिए, चाहे ट्रांजैक्शन आईडी के जरिए, चाहे क्रॉस रेफरेंस के जरिए ये बताया जाए कि इसकी पेमेंट हो गई है, इसकी पेमेंट फला फला आईडी से हुई है। पर्पस सिंपल ये है, गवर्नमेंट इनवॉइस पे पेमेंट की डिटेल को कैप्चर करना चाहती है। दिस इज अ मेन पर्पस। और एक दूसरा पर्पस था कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना। तो क्रॉस रेफरेंस अगर दे दे सप्लायर, तो मान लिया जाएगा आपने क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, मान लिया जाएगा, डीमिंग फंक्शन है यहाँ पे कि आपने क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। दूसरा केस है, सप्लायर कहता है जी मैं आपको क्यूआर कोड नहीं दे रहा, बट मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको क्रॉस रेफरेंस दे रहा हूं, तो भी आप बिना क्यूआर कोड के भी काम चला सकते हो। कुछ केस में जब आप प्रीपेड इनवॉइस देते हो, मतलब आप पेमेंट पहले कर देते हो, बाद में इनवॉइस इशू होता है, आपने कस्टमर से एडवांस लिया हुआ है और बाद में आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने इनवॉइस पे क्रॉस रेफरेंस दे दिया उस पेमेंट का कि पेमेंट आपने इस दिन को ली थी, तो भी मान लिया जाएगा आपकी क्यूआर कोड के रिक्वेस्ट। तो बेसिकली अगर मैं इसको क्रक्स में बताऊं, ये 3 केस दिए हुए इंस्टीट्यूट ने, 3 केस दिए हुए हैं ये। इसका जो क्रक्स है वो ये है कि अगर सप्लायर ने कस्टमर के कहने पर या अपने आप से क्यूआर कोड नहीं दिया है, बट वो इनवॉइस पे क्रॉस रेफरेंस दे दे ट्रांजैक्शन आईडी का, तो मान लिया जाएगा कि ये क्यूआर कोड का कंप्लायंस पूरा हो गया। सिंपल सा ये फंडा है। उसके बाद अगर कोई सप्लायर पेमेंट कर रहा है या गुड्स बेच रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, मान लो मैं स्विगी में रजिस्टर्ड हूं या मान लो मैं अमेजोन में रजिस्टर्ड हूं, और मेरे अमेजोन जहां अमेजोन है उसने क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पूरी कर रखी है, मैं कह रहा हूं जी मैं नहीं करूंगा, अब मेरा जो ई कॉमर्स है वो बड़ा आदमी है उसने कर रखी है, मैं नहीं करूंगा आप क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पूरी। तो गवर्नमेंट ने बोला आपको भी करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी। सप्लायर को अपनी रिक्वायरमेंट अलग पूरी करनी है और ई कॉमर्स को रिक्वायरमेंट अलग पूरी करनी है, दोनों को अलग अलग करनी है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ई कॉमर्स ऑपरेटर ये बात पूरी कर रहा है क्यूआर कोड की तो मैं नहीं करूंगा, आपको भी करनी पड़ेगी। यहां वर्ड है शेल। बट अगर सप्लायर क्रॉस रेफरेंस दे देगा तो हम मान लेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने काम कर दिया, क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, बट सप्लायर कह रहा है जी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सप्लायर कह रहा है जी मैंने तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, मैं नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। सप्लायर को भी और ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी अगर टर्नओवर एक्सीड हो रही है क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। बट अगर सप्लायर क्रॉस रेफरेंस दे दे तो मान लिया जाएगा कि क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो दोस्तों ये है अमेंडमेंट, जो क्यूआर कोड की अमेंडमेंट आई है। अब आगे आते हैं हम ई वे बिल की अमेंडमेंट पे। ई वे बिल में टाइम लिमिट जो था 200 100 किलोमीटर का टाइम लिमिट था, वो अब कर दिया है 200 किलोमीटर। मतलब एक दिन में आपको जो वैलिडिटी थी जो पहले हुआ करती थी, लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये अमेंडमेंट क्यों आई। पहले क्या था दोस्तों, पहले लॉ में अप टू 100 किलोमीटर आपको एक दिन मिला करता था, और अगले 100 किलोमीटर के लिए भी आपको एक दिन मिला करता था। लॉ मेकर ने अब ये टाइम 200 किलोमीटर कर दिया है, और इस बात पे बड़ा बवाल मचा है, और इस बात पे जो हमारे देश की जनता है बड़ी नाराज हुई है। हमारे देश की जनता बहुत नाराज हुई है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया? गवर्नमेंट कहती है जी एक ट्रक है, ये ट्रक दिल्ली से चला और इसको मुंबई जाना है। मान लो इसको मुंबई जाने में
लगते हैं 5 दिन। इसको मुंबई, चलो मुंबई तो ज्यादा हो गया, मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। इसको जाना है जयपुर, जयपुर जाना है। और जयपुर जाने में इसको, जयपुर है अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स। इस बंदे को जयपुर जाने में लगते हैं, मान लो लगता है इसको, मान लो लगता है इसको, ये 1 दिन में गाड़ी लगा देता है। लॉ मेकर ने इसको दिए हैं 3 दिन। मैं बता रहा हूं आपको कि ये चेंज क्यों आया, व्हाट इज द पर्पस, इसका पर्पस क्या है चेंज का, मैं आपको ये सिखा रहा हूं। ये जो ट्रांसपोर्टर है मिस्टर ए, ये दिल्ली से जयपुर पहुंच गया 1 दिन में, और ये गाड़ी खाली करके वापस आ गया। खाली गाड़ी वापस आ गया। जब ये खाली करके वापस आ गया दिल्ली में, तो इसके पास 2 दिन और बचे हुए हैं। अब इसका ईवेबल वैलिड है, इसका ईवेबल वैलिड है, क्योंकि ये जल्दी फास्ट स्पीड से गया जयपुर और ये अगले दिन वापस आ गया, तो इसके पास 1 दिन बाकी है अभी। 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का। लोगों ने क्या करा, इस बात को मिसयूज करा, इस बात को मिसयूज करा। इस बात को ध्यान में रखते हुए लॉ मेकर ने सोचा कि ये जो 1 दिन इसके बाद बचा है, लोग क्या करते हैं कि 1 दिन का जो उसका बैलेंस बचा है, उसमें ये खाली गाड़ी वापस आती है यहाँ पे, और दोबारा से ये फ्रेश माल इसी गाड़ी में लोड करवा देते हैं और जयपुर के लिए भेज देते हैं। मतलब एक गाड़ी को एक्स्ट्रा टाइम मिलने की वजह से ये एक गाड़ी वापस आई, और ये इसकी चेकिंग मान लो बाई चांस नहीं हो पाई, चेकिंग नहीं हो पाई इसके रास्ते में, और यहां भी चेकिंग नहीं हो पाई रास्ते में, और दोबारा से जब ये गुड्स वापस गया, दोबारा से इन्होंने एक बिल पे, एक ईवे बिल पे 2 बार गुड्स जयपुर पहुंचा दिया। दोबारा बोल रहा हूं, एक गुड्स को 2 बार एक इनवॉइस पे, एक ईवे बिल पे जयपुर पहुंचा दिया, क्योंकि ड्राइवर बड़ा फास्ट था, वो फटाफट गया जयपुर, रातों रात वापस आया दिल्ली, और फिर दोबारा जयपुर गया, और उसी ईवे बिल पे, उसी इनवॉइस पे उसने वो दोबारा से गुड्स पहुंचा दिए। इससे फायदा क्या हुआ सर? इससे फायदा ये हो गया कि सिंगल इनवॉइस पे डबल गुड्स चला गया, टैक्स की चोरी कर ली गई। लॉ मेकर ने कहा कि यार ये 200 जो 100 डे है ना, ये 7 जो 100 डेज है, इससे लोग इसका मिस यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको 200 डेज किया जाए, 200 डेज किया जाए, और लॉ में इसको चेंज किया गया। ये जो चेंज आया है, ये सिर्फ नॉन ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए आया है। मतलब ओवर डायमेंशनल कार्गो का जो टाइम लिमिट है, जो आपने पढ़ा था वो सेम है। जो नॉन ओवर डायमेंशनल कार्गो, जो अदर कार्गो हैं, उनके लिए चेंज किया गया है। जब आप एग्जाम करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन लिखेंगे, तो जैसे एग्जांपल के लिए जो 500 किलोमीटर है यहाँ पे, पहले इसके लिए 5 डेज मिला करते थे, अब 3 डेज मिलेंगे, क्योंकि 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अब आपको पहले जो करना था, अब यहाँ पे आपको राउंड ऑफ में कितने डेज मिलेंगे? सिर्फ आपको 3 डेज मिलेंगे। ठीक है जी, 3 डेज आपको मिलेंगे। ये 3 डेज आपको निकालने कैसे हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं अपने क्लासेस में, मेन क्लासेस में, कि 24 घंटे का टाइम देखा जाता है, और रात के 12 बजे से एक दिन होता है, रात के 12 बजे तक, उसके अगले दिन से फिर नया डे शुरू करते हैं। तो इसका रिवीजन आप कर लेना। तो इस तरह से लॉ मेकर ने इस बात पे बड़ा हल्ला हुआ, ट्रांसपोर्टर ने बड़ी दलीलें दी, ट्रांसपोर्टर ने बड़ी ट्रांसपोर्ट के जो मेन हेड होते हैं, उन्होंने काफी गवर्नमेंट को बोला, काफी न्यूज में भी आया कि आपने ये 100 का 100 कर दिया, इससे तो ड्राइवर को बड़ी दिक्कत होने वाली है। ड्राइवर कहीं मान लो ट्रक खराब हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, या मान लो कोई बारिश आ रही है या तूफान आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये टाइम आपने कम कर दिया है। बेसिकली आपने जो ये डिस्टेंस है, ये कम करने, ज्यादा बढ़ाने की वजह से ड्राइवर को फास्ट गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब उसको एक दिन में पहले कवर करना होता था 100 किलोमीटर, अब उसको एक दिन में 200 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। आपने अननेसेसरी ड्राइवर पे प्रेशर बना दिया है। गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं सुनी, और गवर्नमेंट ने इस लॉ को भी चेंज नहीं करा, जैसे रखा हुआ है वैसे ही रखा हुआ है। 200 किलोमीटर आपको एक दिन के लिए दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अमेंडमेंट का पर्पस था, जो ईवी बिल में छोटी सी अमेंडमेंट आई, बट छोटी सी अमेंडमेंट का पर्पस मैंने आपको समझाया। उसके बाद ब्लॉकिंग के लिए भी एक लॉ में चेंज किया गया, कि अगर कोई जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता है, पहले लॉ में था
2 मंथ्स की लगातार रिटर्न फाइल नहीं करता, कौन सी रिटर्न? 3B रिटर्न, क्योंकि रिटर्न हम बोलते हैं 3B को, जीएसटी 1 को हम रिटर्न नहीं बोलते, उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं या डिटेल बोलते हैं। तो 3B कोई फाइल नहीं करता 2 महीने की, तो उसको हम उसका एवेल ब्लॉक कर सकते हैं। अब जो रूल आया है वो नया ये आया है कि इसके अंदर इन्होंने अब 2 पीरियड कर दिया है, क्योंकि क्वार्टर रिटर्न होने से यहाँ पे पीरियड वर्ड लिखना पड़ा, क्योंकि मंथ में सिर्फ मंथ कवर हो रहा था, क्वार्टर कवर नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पे नया वर्ड ऐड किया पीरियड, पीरियड का मतलब मंथ भी आ गया और क्वार्टर भी आ गया। यहाँ पे ये जो लॉ चेंज, ये चेंज आया, ये ड्राफ्टिंग का चेंज है, बेसिकली ड्राफ्टिंग का कोरस्पॉन्डेंस चीज है जो कि आना चाहिए था। तो ड्राफ्टिंग को चेंज करने के लिए यहाँ पीरियड वर्ड ऐड हो गया है। हालांकि कोई खास बात नहीं है, लॉ की इंटेंशन पहले भी यही थी और अभी भी यही है। तो यहाँ पे पहले अगर आप कोई 2 मंथ्स की रिटर्न फाइल नहीं करता था तो उसका ईवी बिल ब्लॉक हो जाता था। अब जो 2 क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसका ईवी बिल भी ब्लॉक हो जाएगा। करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में क्यूआरएमपी स्कीम, और बड़े इंटरेस्टिंग वे में करेंगे क्यूआरएमपी स्कीम को। क्यूआरएमपी स्कीम समझेंगे, जो नई स्कीम आई है रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, उसी से लिंक ये चेंज आया है। दोस्तों ये हो गई हमारी अमेंडमेंट ब्लॉकिंग वाली। उसके अलावा आई थिंक दीज आर द अमेंडमेंट जो मुझे आपको कवर करवानी थी। सारी अमेंडमेंट मैंने आपको उसके पीछे लॉजिक बताया है, मैंने भी क्या लॉजिक है आपका। तो ये सारी अमेंडमेंट आपकी कवर हो गई दोस्तों। यहाँ पे इसको अगर आप रीडिंग लगा लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारी जो अमेंडमेंट रह गई है बाकी, वो रह गई है रिटर्न वाले पार्ट की। इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, एक क्लास इसकी लेंगे हम, तो आपकी सारी अमेंडमेंट कवर हो जाएंगी फॉर दिसंबर 21 एग्जाम। बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए, जो मैंने आपको अमेंडमेंट कराई है इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस नोट्स को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जो नोट्स आपको दिए हैं हैंड रिटन और ये वाले दोनों नोट्स आपको दे देंगे, हम इंस्टीट्यूट के भी दे देंगे, अपने गूगल ड्राइव के लिंक पे दे देंगे आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में और वन मोर अमेंडमेंट लेक्चर फॉर जीएसटी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।